सो हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त देव और स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरी चैनल पे। फर्स्टली बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो, मैं आप सभी लोगों को दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि पिछला जो मेरा एडवांस्ड अकाउंटिंग पे केस स्टडी एमसीक्यू बेस्ड वीडियो आया था, उस पर आप सभी लोगों की दुआ की वजह से, आप सभी लोगों के सपोर्ट की वजह से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उसे मिल रहा है। एंड आई होप हम ऐसे ही अच्छे अच्छे सेशंस आगे करते रहे और आपको और ज़्यादा हेल्प होती रहे। सो फर्स्टली थैंक यू फॉर दैट। एंड सेकेंडली, आज जो हमारा मुद्दा है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड वीडियोज़। एक बार क्विकली स्कोप डिस्कस कर लेता हूँ। तो हमारे पास दो केस स्टडीज़ है, केस स्टडी नंबर 1, केस स्टडी नंबर 2। केस स्टडी नंबर 1 जो है, इट विल बी बेस्ड एंटायरली ऑन योर डीटी इनकम टैक्स, ठीक है। और केस स्टडी नंबर 2 जो है, इट विल बी बेस्ड ऑन योर जीएसटी एंटायरली। तो बढ़ते हैं केस स्टडी नंबर 1 की ओर, एज प्रॉमिस्ड, जो अपना डीटी का एलिमेंट है। अब इसमें मैंने आपके कौन कौन से चैप्टर्स टेस्ट किए हैं। इसमें गाइस पीजीबीपी टेस्ट हुआ है आपका, इसमें मैंने आपका कैपिटल गेन्स टेस्ट किया है, एंड इसमें मैंने आपका रिटर्न ऑफ इनकम टेस्ट किया है, ओके। एंड साथ ही साथ इसमें डिडक्शंस का भी थोड़ा कंसेप्ट है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कवरिंग, कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी कवरिंग 4 चैप्टर्स ऑफ योर इनकम टैक्स। एंड गाइस, इस पर्टिकुलर केस स्टडी के थ्रू ना मैं आपको एक अमेंडमेंट भी करवाने वाला हूँ, विच इज एप्लीकेबल फॉर May 24 एग्जामिनेशंस। तो उसे ध्यान से सुनना, इस केस स्टडी को ध्यान से स्टडी करना मेरे साथ, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। मिस्टर अक्षत, एज्ड 45 years, is a resident who is involved in the business of manufacturing of clothes. During the previous year 2023-24, his profit and loss account showed a net profit of 40,50,000. बंदे के PNL में कितना नेट प्रॉफिट दिख रहा है? 40,50,000, ठीक है। However, this involved depreciation of 50,000, which was charged at the rate 10% on plant and machinery. बताने की जरूरत नहीं है, गलत रेट पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया है, बिकॉज द एप्लीकेबल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज 15%, which was acquired and put to use on 3rd of December 2023, मतलब 180 days से कम। Also, this involved another asset, namely books of annual publications worth 43,560, purchased on 12th November 2023 with an opening balance of 20,000, and books worth 10,000 were sold for 34,000 on 4th Jan 2024। अब भैया इस पर डेप्रिसिएशन कैसे निकाले? डोंट वरी, एमसीक्यू में कवर्ड है, मैं आपको सिखाऊंगा। Akshat had missed to charge depreciation on the books. Further, a sum of 4,000 was paid to Mr. Shwetanshu, a resident, for contractual services availed by him, on which TDS amount was paid after 1st July. मतलब यहाँ पर क्या लग जाएगा? 40AIA. What is this 40AIA? TDS या तो आपने पेमेंट के वक्त डिडक्ट नहीं किया है, या फिर डिडक्ट कर दिया है, but you have paid it after the due date of your filing of return. He had also received remuneration of 3,75,000 from a partnership firm where he was an active partner. The partnership firm had earned a net profit of 2,50,000 as per the provisions of this act. After allowing remuneration to the partners in the ratio of 2:3:1 of Sakshi, Akshat and Rehan respectively. तो ये क्या हो जाएगा? याद रखना, पार्टनरशिप फर्म में बुक प्रॉफिट वाला प्रोविजन, सेक्शन 40B, सेक्शन 40B, पार्टनरशिप फर्म में जो बुक प्रॉफिट वाला प्रोविजन है, वो आपका यहाँ पे टेस्ट होगा। द गुड्स, ओके। फर्दर अ सम वाज पेबल, हाँ ये ध्यान से पढ़ना, दिस इज एन अमेंडमेंट जो मुझे आपको बताना है। ये फर्दर अ सम वाज पेड टू अ माइक्रो एंटरप्राइज ऑफ 45,000 रुपीज ऑन 5th of April 2024। पेमेंट कब हुआ है? 5th April 2024 को। The goods were actually delivered to Mr. Akshat's business premises on 23rd of March 2023, and there was an agreement of payment within 17 days from the date of delivery. इसे highlight करना, because ये वाला जो part है ना, this is an amendment that is section 43BH। और ये मत सोचना कि ये कवर्ड नहीं है। ICAI ने आपकी May 24 की RTP में भी यहाँ से MCQ पूछा है, मतलब वी कैन प्रिटी श्योर शॉट अज्यूम कि इंस्टीट्यूट एग्जाम में भी शायद इस पर एक सवाल पूछेगा, तो आपका ये अमेंडमेंट समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, द गुड्स वर डिलीवर्ड ऑन द सेम डे एज दे वर परचेस्ड। फर्दर, द अमाउंट ऑफ सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट वाज 10,000 रुपीज, एंड द सेम वाज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वी ऑल नो ये IFOS का पार्ट है। फर्दर, he had purchased a flat in Jaipur on 2nd of October 2002 for 15 lakhs.
विच ही हैज सोल्ड फॉर 7 crores, मतलब कैपिटल गेन्स भी हो रही है उसे ड्यूरिंग द ईयर. फिर he had incurred a major renovation in the year 2007 for which he had to spend 4 lakh rupees. Guys, ये क्या है? कहना से ये आपका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो गया. This is nothing but your cost of improvement. He had purchased another flat in Mumbai for 5 crores out of the money he received by selling the Jaipur flat. मतलब कहना से यहाँ पर he can be eligible for exemption under section 54. घर बेचकर दूसरा घर खरीदा, 54 में exemption बंदा ले सकता है. But the amount, how much it is, that is what we have to discuss in the MCQ. 50% of the amount was paid within the due date. Out of the balance, 50% has been deposited in capital gains account scheme and the rest has not been paid till date. बताऊंगा. फिर he has paid life insurance premium of 50,000 during the year and contribution to PPF was 2 lakh. ये क्या हो गया guys? ये ना 54 इतना ही है. ये क्या हो गया guys? Can I say this is based on your deduction under section 80C? ये आपका 80C का पार्ट हो गया. Further, he paid mediclaim premium of 10,000 for himself, his wife and his minor child each. He also incurred 20,000 for the maintenance of his father age 67 years and his mother age 59 years. यहाँ पर आपका 80D का पार्ट हो जाएगा कवर. एंड एक और चीज, इस बंदे को सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट की जो इनकम हो रही है उस पर 80 TTA भी तो लगेगा. देखो यही दिक्कत है टैक्सेशन में. हम ना सवाल सिर्फ पढ़ते हैं, जब आप सवाल पढ़ रहे हो ना इस तरह से ना इसके टैक्स इम्प्लीकेशंस भी दिमाग में फ्रेम करते जाओ. चाहे डिस्क्रिप्टिव सवाल हो, चाहे नॉर्मल सवाल हो MCQ वाला, अगर आपने इस तरीके से टैक्स इम्प्लीकेशंस क्वेश्चन को पढ़ के खींचना सीख लिया तो टैक्सेशन आपके लिए काफी इजी सब्जेक्ट बन के रह जाएगा. दैट इज व्हाट माय एक्सपीरियंस इज. फर्दर, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स हैज फाइल्ड अ बिलेटेड रिटर्न, सेक्शन 139 बिलेटेड रिटर्न भरा है. फॉर अक्षत, फॉर काट दो, फॉर नहीं आएगा. Akshat is eager to know the penalty consequence if the return is filed after due date. I think this is based on 234F if you know. His friend has filed his return on 14 December. Definitely individual के लिए due date क्या होती है? Generally 31st of July होती है. But बंदे ने कब भरा है? 14 दिसंबर 2023 को भरा है. मतलब डेफिनेटली ये पिछले PY का रिटर्न है. अगर वो बोल रहे हैं तो 31 जुलाई 2023 को भरना चाहिए था, बंदे ने लेट भरा है. तो क्या पेनल्टी कॉन्सिक्वेंसेस होगी उस पर शायद MCQ आएगा. ठीक है. सो दिस इज योर कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी. मैंने बोला था ना 4 चैप्टर टेस्ट होंगे. देखो एक ही केस स्टडी में मैंने 4 चैप्टर की इंफॉर्मेशन आपको पूरी तरह से डाल के दे दी. चलिए अब इस पे MCQ क्वेश्चंस देखते हैं. बेस्ड ऑन द अबव केस स्टडी पिक द करेक्ट आंसर्स. व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म टू बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर अक्षत व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. ठीक है. 40B अगर आपको पता है व्हाट इज सेक्शन 40B, बोलते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म जब भी अपने पार्टनर्स को कोई तरह का रेम्यूनरेशन देती है ना तो उस फर्म का जितना बुक प्रॉफिट है, बुक प्रॉफिट, उसका कुछ स्पेसिफाइड परसेंटेज आपको रेम्यूनरेशन का डिडक्शन मिलेगा. मतलब समझो मैंने भले रेम्यूनरेशन दिया 2 रुपया, ओके 2 रुपया रेम्यूनरेशन, बट एज पर सेक्शन 40B मुझे रेम्यूनरेशन की डिडक्शन सिर्फ 1 रुपये मिलती है. बट एज पर सेक्शन 40B मुझे रेम्यूनरेशन की डिडक्शन सिर्फ 1 रुपये मिलती है. देन आई विल बी अलाउड ओनली 1 रुपी डिडक्शन एंड बैलेंस 1 रुपया फर्म के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा. तो ये बैलेंस 1 रुपी ये बैलेंस 1 रुपी तो फर्म के हाथ में टैक्सेबल हो गया. बट व्हाट अबाउट दिस 1 रुपी डिडक्शन विद द फर्म इज क्लेम? गाइज ये वाला पार्टनर के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा. समझ गया? मतलब जितना डिडक्शन एक पार्टनरशिप फर्म को मिलता है विद रिस्पेक्ट टू द रेम्यूनरेशन पेड अंडर 40B, उतना ही रेम्यूनरेशन, उतना ही प्रोपोर्शनेट रेम्यूनरेशन वो पार्टनर के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा. समझ रहे हो? एंड बुक प्रॉफिट के ऊपर का रेम्यूनरेशन वो तो भैया वैसे भी फर्म की हैंड में टैक्सेबल हो रहा है ना, तो वो पार्टनर की हैंड में क्यों टैक्सेबल होगा? तो हमें इस MCQ को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितना रेम्यूनरेशन पार्टनरशिप फर्म को अक्षत के लिए एज ए डिडक्शन मिला वो फिगर निकालनी है. अगर वो निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिकली वही फिगर अक्षत के लिए टैक्सेबल बन जाएगी ना. सीधी बात है. तो चलो आ जाओ पढ़ते कैसे निकालते, आ जाओ. तो पहली चीज, he has also received remuneration of 3,75,000. अक्षत को रेम्यूनरेशन मिली कितनी है? 3,75,000. बट अब हमें यह देखना है कि इसमें से कितनी रेम्यूनरेशन अक्षत के हैंड्स में टैक्सेबल होगी फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म वेयर ही वॉज एन एक्टिव पार्टनर.
The partnership firm had earned a net profit. Sorry, the partnership firm had earned a net profit of 2,50,000 as per the provisions of this act after allowing remuneration to the partners in the ratio 2:3:1 of Sakshi, Akshat and Rihan respectively. मतलब पहले ना मुझे बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. बुक प्रॉफिट क्या होता है? सिंपल, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से पार्टनरशिप फर्म का जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें आप सारे पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन दिया है वो फिगर एड बैक कर दो अगर डेबिट किए. मतलब समझो मैं बोलता रेम्यूनरेशन 1 रुपी है जो मैंने डेबिट किया पीएनएल में, एंड नेट प्रॉफिट एज पर income tax act of the partnership firm is 1 rupee, then my book profit shall be net profit as per the partnership, as per income tax act of the partnership firm, that is 1 rupee plus the remuneration if debited. हमारे केस में डेबिट हुआ है तो प्लस 1 रुपी, तो 1 + 1 2 रुपी shall be the book profit. तो इस केस में ऐसा ही होगा. अब ध्यान से सुनना, ये नेट प्रॉफिट का फिगर तो हम लोगों को दिया हुआ है, बट कहना इसे रेम्यूनरेशन सिर्फ अक्षत का दिया हुआ है, बट जब पार्टनरशिप फर्म ने नेट प्रॉफिट निकाला होगा तो उन्होंने तो सारे ही पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन डेबिट किया होगा. बिल्कुल सही. तो अब मुझे बताओ कि टोटल फिगर क्या है. उस पर्टिकुलर चीज के लिए ना आपको यहाँ पर रेशियो का हिंट दिया हुआ है 2:3:1. मतलब 2 + 3 + 1 आप करोगे 6, टोटल 6 है. मतलब कहने से 2/6 शेयर ऑफ रेम्यूनरेशन इज फॉर साक्षी, 3/6 शेयर इज फॉर अक्षत एंड 1/6 शेयर इज फॉर रिहान. तो अक्षत का शेयर हमें दिया हुआ है 3,75,000 एंड हमें ये पता है कि इट इज 3/6. तो टोटल रेम्यूनरेशन कैसे निकलेगा? उल्टा कर दो, 3,75,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 3, दैट कम्स टू 7,50,000. तो कहने से पार्टनरशिप फर्म ने 7.5 लाख रुपए का रेम्यूनरेशन डेबिट करने के बाद वो लोग 2.5 लाख के प्रॉफिट पे पहुंचे होंगे. यस, तो हमें वो 7.5 लाख रुपए का फिगर 2.5 लाख पे ऐड करना है. मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ. ये देखो, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म मेरा 2.5 लाख है. रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स कैसे आया? अक्षत का रेम्यूनरेशन 375, उसका प्रोपोर्शनेट शेयर 3/6, तो उल्टा करके 7.5 लाख मेरा आ गया. तो इसी को मैं नेट प्रॉफिट में अगर ऐड कर दूं मेरा बुक प्रॉफिट आ जाएगा 10 लाख. दिस इज एज पर 40V. और अब मैं आपको लॉ पढ़ाता हूं. लॉ क्या है? बोलते हैं कि बुक प्रॉफिट अगर पॉजिटिव है ना तो ऑन द फर्स्ट 3 lakhs ऑफ द बुक प्रॉफिट द रेम्यूनरेशन अलाउड एज रिडक्शन शुड बी 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट और 1,50,000 विच एवर इज हायर. तो पहले 3 लाख ऑफ द बुक प्रॉफिट पे, फर्स्ट 3 lakhs पे हमारा फिगर और 10 लाख है. मतलब डेफिनेटली 3 लाख से ऊपर ही है. तो 3 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 90%, 2,70,000 और 1,50,000 विच एवर इज हायर. तो फर्स्ट 3 lakhs पे हमें 270 की डिडक्शन मिल गई. एंड ऑन द बैलेंस बुक प्रॉफिट इट इज 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट. तो 10 लाख माइनस पहले 3 लाख पे तो हमने ट्रीटमेंट कर दिया, बचा 7 लाख. बैलेंस बुक प्रॉफिट अपना 7 लाख है, इस पर 60% है, दैट इज 4,20,000. तो टोटल रेम्यूनरेशन फर्म को कितना मिला एज ए डिडक्शन? 270 + 420 इज इक्वल्स टू 6,90,000. अब ये मत बोलना कि मिस्टर अक्षत को 6,90,000 का डिडक्शन मिस्टर अक्षत के लिए 690 का पार्टनरशिप इनकम टैक्सेबल होगा, ये बोलना ही मत. क्योंकि ये 6,90,000 है ना, वो टोटल रेम्यूनरेशन है जो फर्म को एज ए डिडक्शन मिलेगा. बट इसमें इस 690 में अक्षत का भी शेयर होगा, रिहान का भी शेयर होगा और साक्षी का भी शेयर होगा. हमें सिर्फ अक्षत का शेयर निकालना है, क्योंकि जितना साक्षी को डिडक्शन मिलेगा, जितना साक्षी के बेसिस पे फर्म को डिडक्शन मिलेगा उतना साक्षी के हैंड्स में टैक्सेबल होगा. रिहान का डिडक्शन रिहान के हैंड्स में टैक्सेबल होगा. एंड अक्षत का डिडक्शन अक्षत की बुक्स में टैक्सेबल होगा. तो हमें अक्षत का प्रोपोर्शनेट शेयर इसमें से निकालना पड़ेगा ना. तो 6,90,000 मल्टीप्लाइड बाय वंस अगेन 3 डिवाइडेड बाय 6, रेशियो हमें पता है. तो कहने से 3,45,000 इस 6,90,000 में से 3,45,000 वो डिडक्शन है जो अक्षत को मिला. तो अब उतना ही अमाउंट हम अक्षत की बुक्स में टैक्सेबल कर देंगे. तो अक्षत शेयर ऑफ अराउंडेबल रेम्यूनरेशन 3,45,000 एंड इतना ही अक्षत की बुक्स में टैक्सेबल हो जाएगा अंडर पीजीबीपी इनकम. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी. ओके, चलो एमसीक्यू नंबर 2. अब ध्यान से, इसमें अमेंडमेंट है जो मुझे आपको समझाना है. What shall be the tax treatment with respect to the payment made by Akshat to the micro enterprise in accordance with section 43BH? अब सच बताओ ना, सेक्शन 43BH पे मैंने ऑफिस में लगभग मेरे कलीग के साथ 1.5 या 2 घंटे का पीपीटी दिया है. तो अगर आप मुझसे बुलवाना चाहो ना, मैं इस पे 1.5 घंटा बात कर सकता हूँ. बट फॉर योर अकेडमिक पर्पस इंस्टीट्यूट जितना डेप्थ में गया है मैं उतने ही डेप्थ में जाऊंगा. एंड मुझे कहाँ से पता चला कि इंस्टीट्यूट कितनी डेप्थ में गया है? आपके नेट 24 की आरटीपी में देख लेना, आपको इस पर एक एमसीक्यू दिख जाएगा. तो वो एमसीक्यू में ऐसे है जितनी डेप्थ में गया है मैं भी उतनी ही डेप्थ में जा रहा हूँ.
क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके फायदा नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ, पहले मैं आपको अमेंडमेंट समझाता हूँ। अब पहले आप मुझे ये बताओ कि व्हाट इज सेक्शन नंबर 43B। 43B में कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो आपको सिर्फ पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन अलाउ होती है। जैसे मैं बोलता हूँ मैंने कोई टैक्स भरा, कोई सेस भरा, इंडियन रेलवे एसेट्स को यूज करने के लिए इंडियन रेलवेज को पे किया, ये सारे ऐसे खर्चे हैं ना जिनकी मुझे डिडक्शन सिर्फ तब मिलेगी जब मैं उनका पेमेंट उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है उससे पहले कर दूं। बिल्कुल सही। अब इसी में एक नया क्लॉज आता है, बोलता है एनी सम, ध्यान से सुनना, एनी सम पेबल टू माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज बियॉन्ड द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 15 ऑफ द MSMED एक्ट। मतलब एक जैसे कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट लगता है, पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट लगता है, वैसे ही माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ना MSMED एक्ट 2006 लगता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। अब MSMED एक्ट के बारे में ना मुझे एक प्रोविजन के बारे में बात करनी पड़ेगी, तभी आपको अमेंडमेंट समझेगा। दैट इज सेक्शन 15 ऑफ MSMED एक्ट। देखो सेक्शन 15 पता है क्या बोलता है? जब भी आप किसी माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज से कोई गुड्स क्रेडिट पे लेते हो, मैंने समझो एक माइक्रो या मीडियम एंटरप्राइज से गुड या स्मॉल एंटरप्राइज से गुड्स क्रेडिट पे लिया, तो सेक्शन 15 में एक ड्यू डेट लिखी है, मुझे वो ड्यू डेट से पहले पेमेंट करना है। भैया अगर मैंने पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा? सामने वाला जो MSME है ना वो मेरे पर इंटरेस्ट लगाएगा ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। जैसे मुझे समझो 10 रुपीज किसी को पे करने थे, बट मैंने ड्यू डेट पे नहीं किया, तो जितना लेट पे करूंगा उतना वो 10 रुपीज पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मेरे से चार्ज करेगा और मेरे को उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब 43B में आप कब आओगे? ध्यान से सुनना, इसका लिंकेज 43B के साथ कैसे हुआ? 43B बोलता है एनी सम पेबल टू अ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज। ध्यान से, मतलब अगर मैं मीडियम एंटरप्राइज को कितना भी लेट पे करूं वो मेरे पे इंटरेस्ट लगाएगा अंडर एज पर सेक्शन 15 में मेरे को इंटरेस्ट लगाएगा, बट 43B में मुझे उसकी डिसअलावेंस नहीं होगी। समझ रहे हो? डिसअलावेंस कब होगी? जब मुझे किसी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज को पे करना है और मैं MSMED एक्ट 2006 के जो ड्यू डेट है जो उसके सेक्शन 15 में लिखी है उसके बियॉन्ड पे करूं। भाई अगर मैंने ड्यू डेट में ही पे कर दिया तो मुझे ऐसे ही डिडक्शन मिल जाएगी। तो पहली चीज आपको क्या चेक करनी है कि अगर आपको केस स्टडी में ये चेक करना है कि जो पैसा मैंने माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज को दिया है क्या मैंने सेक्शन 15 की ड्यू डेट के अंदर भरा है कि नहीं। अब ये सेक्शन 15 की ड्यू डेट क्या है? इट इज वेरी वेरी सिंपल गाइस। पहले आपको सिंपल सा ये चेक करना है कि क्या बायर और सप्लायर के बीच में कोई अग्रीमेंट है या नहीं। ठीक है, अगर बायर और सप्लायर के बीच में कोई अग्रीमेंट है तो अग्रीमेंट कितने दिनों का है? क्योंकि ड्यू डेट क्या होगा पता है? इन केस देयर इज एन अग्रीमेंट द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 15 शुड बी मैक्सिमम 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्चुअल डिलीवरी। मतलब जिस दिन आपके बिजनेस प्रेमाइसिस में वो माल पहुंचा उसके अगले 45 दिन में मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका पेमेंट हो जाना चाहिए। भैया अगर अग्रीमेंट 45 दिन से कम का हुआ तो जितने दिन अग्रीमेंट में लिखे हैं वो, और अगर भैया 45 दिन से ज्यादा हुआ तो मैक्सिमम 45 दिन। मतलब इट इज अग्रीड डेज और 45 डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिलीवरी विच एवर इज लोअर। ये आपको ध्यान रखना है। तो एंड भैया व्हाट इफ देयर इज नो अग्रीमेंट? 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी, जिस दिन माल पहुंचा उसके अगले 15 दिन में पेमेंट हो जाना चाहिए, वरना ओवरड्यू हो जाएगा। एंड एक और चीज याद रखना, अगर मैंने ड्यू डेट में पे कर दिया है, दोबारा याद करा रहा हूं, अगर मैंने ड्यू डेट पे कर दिया है तो सेक्शन 43B का डिसअलावेंस मुझ पे लगेगा ही नहीं, मुझे सीधा डिडक्शन मिल जाएगा उस एक्सपेंस का। व्हाट इफ मैंने ड्यू डेट के बाद पे किया? अब आप बोलोगे भैया 43B में तो वो खर्चे अलाउड होते हैं ना जो आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले किए। यस, आपको वो खर्चे अलाउड हो जाते हैं, बट लेट मी टेल यू, ये वाला जो पॉइंट है ना ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ये क्लॉज एच पर एप्लीकेबल नहीं है। भैया इसका मतलब क्या हुआ? डोंट वरी, मैं हूं ना, समझाता हूं, आ जाओ। आपको कैसे चेक करना है मैं आपको सिंपल सा एक कंसेप्ट बता रहा हूं। यहां पर मैंने क्या बोला, पहले आपको सिर्फ ये चेक करना है वेदर इट इज पेड एज पर सेक्शन 15 ऑफ MSMED एक्ट और नॉट। मतलब जो ड्यू डेट है उसमें आपने पे किया है कि नहीं। अगर उसमें पे कर दिया है तो आपको सीधा सीधा उसी प्रीवियस ईयर में डिडक्शन मिल जाएगी। बट अगर आपने ड्यू डेट के बाद पे किया है तो आपको ये चेक करना है वेदर इट इज पेड ऑन और बिफोर 31 मार्च ऑफ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। जैसे समझो ड्यू डेट अंडर MSMED एक्ट था 30 मार्च, मैंने पे किया 1 अप्रैल को, तो पहला सवाल, क्या मैंने ड्यू डेट पे किया है? नहीं, मैंने 30 मार्च को पे नहीं किया। क्या मैंने 31 मार्च या उससे पहले पे किया है? नहीं।
तो इस पर्टिकुलर केस में डिसअलाउंस अट्रैक्ट होगा। समझ रहे हो भैया? व्हाट इफ मैंने 31 मार्च से पहले पे कर दिया बट ड्यू डेट के बाद पे किया तो भी आपको उसी प्रीवियस ईयर में डिडक्शन मिल जाएगी जिस प्रीवियस ईयर में लायबिलिटी इंकर हुई है। समझ रहे हो? तो दिस इज बेसिक अग्रीमेंट एंड वाला पार्ट अंडर MSMED जो आपके लिए जो आपके 43BH से मेल खाता है। आई होप आपको समझाओ, ना भी समझाओ तो मैं आपको केस स्टडी के थ्रू समझाने वाला हूँ। चलो आ जाओ। अब हमारे केस में क्या होगा, इधर आ, इंटरप्रीट करने की कोशिश करना गाइस, ज्यादा ट्रिकी पॉइंट नहीं है ये। मैं ग्रीन पेन ले लेता हूं। यस, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला? सबसे पहले आपको ड्यू डेट निकालनी है अंडर सेक्शन 15। फर्दर अ सम वाज पेड ऑन दिस। ये देखो, ये आपकी एक्चुअल पेमेंट डेट है, ये लास्ट में इसका हम लोग देखेंगे। गुड्स वर एक्चुअली डिलीवर्ड टू मिस्टर अक्षत बिजनेस प्रेमाइसेस ऑन 23rd ऑफ मार्च। 23rd ऑफ मार्च को डिलीवरी हुई है, मतलब पहले ड्यू डेट में मैंने आपको क्या चेक करने बोला है, अब देखो क्या अग्रीमेंट है या नहीं। एंड देयर वाज एन अग्रीमेंट ऑफ पेमेंट, अग्रीमेंट है, बट अग्रीमेंट अगर 45 दिन से ऊपर का हुआ तो मैक्सिमम 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी, और अगर 45 दिन से कम हुआ तो अग्रीड डेज, अग्रीमेंट ऑफ पेमेंट विद इन 17 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी। मतलब MSMED एक्ट के हिसाब से इसकी ड्यू डेट कब आएगी? 23 मार्च 2023 में आप 17 दिन मिला दो। चलो मैं आपके साथ गिनता हूँ, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31st, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th और 9th, 17 दिन। 17 दिन आता है 9 अप्रैल 2024 को। अब अगर 9 अप्रैल 2024 से पहले मैंने पेमेंट किया होगा तो मुझे डिडक्शन मिल जाएगी, और अगर पेमेंट नहीं किया होगा तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि क्या 31 मार्च 2024 को वो सम आउटस्टैंडिंग था कि नहीं। मैंने पे कब किया है? 5th ऑफ अप्रैल 2024 को। मतलब कहना ही से मैंने 9 अप्रैल की जो ड्यू डेट है उसके अंदर ही पे कर दिया है, तो मेरे को आगे की चीज चेक ही नहीं करनी है, मुझे वैसे भी डिडक्शन मिल जाएगी 43BH में। समझ गए आप? आई होप आपको थोड़ा बहुत समझा होगा। तो देखते हैं, 45,000 shall be allowed as deduction because it is paid within the due date. ड्यू डेट 9 अप्रैल थी, हमने ऑलरेडी पे कर दिया है। मैं आपको लिख देता हूं कि दिस इज रिलेटेड टू 43BH पेमेंट्स टू MSE। MSE क्यों लिखा? आपको याद रखवाने के लिए कि भैया ये मीडियम पर अप्लाई नहीं होता, सिर्फ माइक्रो स्मॉल पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए ही होगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 15 के ड्यू डेट के अंदर ही पे कर दिया है ना, तो वैसे भी डिडक्शन मिल जाएगी मुझे। ठीक है, आई होप ये आपको समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what shall be the income under head profits and gains from business or profession for Mr. Akshat assuming he has opted to go for default tax regime? अब guys default tax regime सुन के ना ओल्ड वाला टैक्स regime मत लगाना, याद रखना। अभी 115 BAC 1A जो आप करते हो ना, सॉरी, या फिर 115 BAC में जो आप टैक्स निकालते हो ना, 115 BAC इज द डिफॉल्ट टैक्स regime। तो PGBP की इनकम भी उस हिसाब से निकालना। समझ गए? चलो, तो अभी हम लोग 1 by 1 पॉइंट्स देखते हैं। तो मैंने ये करवा दिया, मैंने आपको ये वाला पॉइंट भी करवा दिया। हाँ, तो मैं ग्रीन हाईलाइट कर देता हूँ। अब आ जाते हैं इसकी इनकम पर, PGBP इनकम के कंप्यूटेशन में। तो पहली चीज, मेरा नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना था? 40,50,000। यही अपना स्टार्टिंग पॉइंट बनता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं नेट प्रॉफिट एज पर PNL 40,50,000। नेक्स्ट, अब डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन ध्यान से सुनना। However, this involved depreciation of 50,000 which was charged at the rate 10% on plant and machinery which was acquired and put to use on 3rd December। पहली चीज, रेट ही गलत है। प्लांट एंड मशीनरी पे हम 15% पे डेप्रीसिएशन लगाते, इन्होंने 10% पे लगाया। तो पहली चीज, बुक्स में जो डेप्रीसिएशन है वो गलत है, मुझे उसको एड बैक करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके साथ कंफ्यूज मत करना कि अक्षत हैड मिस टू चार्ज डेप्रीसिएशन ऑन द बुक्स। इसके साथ कंफ्यूज मत होना। सिर्फ बुक्स के रिगार्डिंग जो डेप्रीसिएशन था वो अक्षत ने मिस किया था, बाकी प्लांट एंड मशीनरी का जो डेप्रीसिएशन था वो देखो PNL में इन्वॉल्व है। ये चीज याद रखना, ये स्टडी को ध्यान से पढ़ो। तो पहली बात तो 50,000 का जो बुक्स का डेप्रीसिएशन है मुझे उसको एड बैक करना पड़ेगा। ओके, एंड नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द करेक्ट डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो मेरे पास दो असेट्स है, लाइक आई सेड, एक मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी है और एक मेरे पास बुक्स है। पहले प्लांट एंड मशीनरी का ट्रीटमेंट करते हैं, फिर बुक्स का ट्रीटमेंट शांति से करेंगे। आ जाओ। तो एक वर्किंग नोट बनाने का ऐसे एग्जाम में, एंड प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रीसिएशन लगाने का। अब पहली चीज, डेप्रीसिएशन लगाने के लिए मुझे
क्लोजिंग WDV निकालना पड़ेगा। एंड क्लोजिंग WDV के लिए मेरे को कॉस्ट चाहिए। क्या मेरे पास यहाँ पे कॉस्ट है? डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, बट उन्होंने डेप्रीसिएशन दिया हुआ है और उन्होंने डेप्रीसिएशन रेट दिया हुआ है, तो मैं कॉस्ट निकाल सकता हूँ। बोलते 50,000 का डेप्रीसिएशन डाला था और डेप्रीसिएशन रेट 10% था, तो मुझे एक बात बताओ कॉस्ट कितना होगा? 50,000 डिवाइडेड बाई 10%, 5 लाख आता है। मेरे प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट था 5 लाख रुपए। साथ ही साथ ये मैंने खरीदा था कब? 3 दिसंबर। इसके अलावा मेरे पास ब्लॉक में और कोई एसेट था नहीं, प्लांट एंड मशीनरी वाले ब्लॉक में, तो मेरी क्लोजिंग WDV 5 लाख। एंड इस 5 लाख पर मुझे एक तो डेप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा, दैट इज 5 लाख रुपीज मल्टीप्लाइड बाय मेरा डेप्रीसिएशन रेट, दैट इज 15%। एंड क्योंकि आधे साल के लिए लगाया है, आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 50% येट अगेन, तो इट कम्स टू 37,500। ठीक है, अब अगली चीज, मुझे एडिशनल डेप्रीसिएशन भी तो लगाना पड़ेगा ना। फंस गए, एडिशनल डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा। भैया क्यों नहीं लगेगा? अरे भाई, मेरे भाई, मैं कौन से टैक्स रिजाइम के अंदर इनकम निकाल रहा हूँ? 115 BAC। अरे हाँ, 115 BAC में तो एडिशनल डेप्रीसिएशन मिलता ही नहीं है। ये मिस्टेक एग्जाम में करके मत आना भाइयों, ऐसे ही कंफ्यूज करेगा। खबरदार, ये एग्जाम मिस्टेक में की है तो, खबरदार ये मिस्टेक एग्जाम में की है तो सॉरी। चलो, तो ये मेरा 37,500 वाला डेप्रीसिएशन हो गया प्लान पर। अब मैं बुक्स पर आता हूं। ठीक है, अब देखो बुक्स का कैसे होगा। बुक्स ऑफ एनुअल पब्लिकेशंस वर्थ 43,560 वर परचेज्ड ऑन 12th of November, मतलब परचेज हुआ है 12 नवंबर 2023 को विद एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ 20,000 एंड बुक्स वर्थ 10,000 वर सोल्ड फॉर 34,000। अच्छा, फॉर द टाइम बिंग ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसका जो कैपिटल गेन इफेक्ट आएगा ना, मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप डेप्रिशिएबल एसेट को बेचते हो, इट इज सब्जेक्ट टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ये STCG, इसमें जो STCG है ना, इसको मैंने इसके स्टडी के लिए इग्नोर किया हुआ है। तो प्लीज जब हम टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे तब ये मत सोचना कि मैंने इसको इंक्लूड क्यों नहीं किया है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, और मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी जनरली आएगा। ठीक है, तो पहले मुझे इसकी क्लोजिंग WDV निकालना पड़ेगा। मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना है? 20,000, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 20,000। मैंने परचेजेस कितने किए थे? 43,560, आई हैव एडेड इट। एंड 10,000 का सेल किया था 34,000 पर। अब गलती से भी इसमें से सेलिंग प्राइस माइनस मत कर देना। 34,000 का तो एसेट बिका है ना, उसकी कॉस्ट क्या थी? 10,000। तो ब्लॉक से कितना जाना चाहिए? 10,000, बिकॉज ब्लॉक में एसेट्स WDV पे चलते हैं। तो ये आप करोगे, आपका टोटल आएगा क्लोजिंग WDV का 53,560। नाउ हियर कम्स द गेम। कभी भी आपके क्लोजिंग WDV में दोनों टाइप के एसेट्स हो, मतलब वंस विच आर बीइंग पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज एंड वंस विच आर बीइंग पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज, अगर दोनों टाइप के एसेट्स हो ना, तो हमेशा पहले उन एसेट्स पे डेप्रीसिएशन लगाना जो 180 डेज से कम के लिए यूज पर है, एंड बैलेंस क्लोजिंग WDV पर पूरा डेप्रीसिएशन। समझा नहीं? समझाता हूं। देखो 53,560 में से कहने से 43,560 तो मैंने पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज किया था 12 नवंबर। तो इस पर हाफ डेप्रीसिएशन, मतलब 43,560 मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेबल रेट ऑन बुक्स इज 40%, तो मल्टीप्लाइड बाय 40% मल्टीप्लाइड बाय हाफ डेप्रीसिएशन, इट कम्स टू 8,712। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंड आप ध्यान से सुनना, 53,560 इज माई क्लोजिंग WDV, बट उसमें से कहने से ये 43,560 पर तो मैं ट्रीट कर चुका हूँ, तो 43,560 माइनस, तो बैलेंस क्लोजिंग WDV बचा 10,000, और इस 10,000 पे पूरा डेप्रीसिएशन लगेगा इंटू 40%, दैट इज 4,000। आई होप अब आपको ये ट्रीटमेंट समझा होगा। एंड अब मैं 37,500, 8,712, 4,000 तीनों को भी ऐड कर दूं तो मेरा आंसर आ जाता है 50,212, और यही 50,212 इज माई करेक्ट डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जो मैं इसको यहां से माइनस करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Further, a sum of 4,000 was paid to Mr. Swetanshu, a resident, for contractual services availed by him, on which TDS amount was paid after 1st of July। और तेरी, मुझे एक बात बताओ, आप कभी भी किसी से कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज को अक्वायर करते हो एंड यू आर लायबल टू डिडक्ट TDS ऑन द पेमेंट, किस सेक्शन में TDS कटेगा? जस्ट आस्किंग फॉर योर नॉलेज। हाँ, 194C। बढ़िया। सी एक्चुअली इट डिपेंड्स, अगर वो कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज प्रोफेशनल नेचर के हुए तो दिस इज अ डिबेटेबल पॉइंट, जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम शेयरिंग। बट अब इसमें इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इसका ट्रीटमेंट पता है क्या होगा? हम लोग 30% ऑफ द सम पेबल डिसअलाउ कर देंगे।
40A IA से हिट हो जाएगा। अगर नॉन रेसिडेंट को ये पेमेंट हुआ होता तो पूरा ही डिसअलाउ, बट क्योंकि रेसिडेंट को पे हुआ है हम लोग 70% का सम अलाउ कर देंगे। तो डेफिनेटली इस बंदे ने पूरा 4000 PNL में डेबिट किया होगा, हम लोगों को 4000 का 30% एड बैक करना पड़ेगा। तो 4000 मल्टीप्लाइड बाय 30% दैट कम्स टू 1200। तो ये 1200 मैंने PNL में एड बैक कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट फिर आता है ये रेम्यूनरेशन वाला पार्ट। मैंने पहले ही बोला था कि जितना भी रेम्यूनरेशन फर्म को एज ए डिडक्शन अलाउ होगा उतना पार्टनर के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। तो 3,45,000 वाज आवर आंसर, हम लोग इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। नेक्स्ट चीज MSMED को अक्षत ने जो है एक माइक्रो एंटरप्राइज को अक्षत ने पेमेंट किया था 43 BH में। हमें डिसअलावेंस नहीं लगी थी क्योंकि ड्यू डेट एज पर सेक्शन 15 के अंदर ही हमने पे कर दिया था ऑफ द MSMED एक्ट। तो वो 45,000 हम यहाँ से वापस से माइनस कर देंगे। फर्दर द अमाउंट ऑफ सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट वाज 10,000 एंड द सेम वाज शोन इन हिज PNL। सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट ये इनकम कौन से हेड में जाती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हमने कहाँ पे दिखाया हुआ है? PNL में क्रेडिट की है, तो हमें माइनस करके IFOS में दिखाना पड़ेगा ना। तो हम लोग PGBP कंप्यूट करते वक्त तो 10,000 माइनस कर देंगे बिकॉज इट इज नॉट पर्टेनिंग टू दिस हेड। तो 10,000 माइनस। एंड जब आप ये सारे एडजस्टमेंट्स कर लोगे ना, आपकी इनकम अंडर हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एज पर 115 BAC आएगी 43,40,988। आई होप आपको ये वाला समझा होगा पार्ट। तो इट इज आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी 43,40,988। आगे बढ़ते हैं। व्हाट शैल बी द इनकम अंडर हेड, मैं ब्लू से ही हाईलाइट करता हूं। चलो, व्हाट शैल बी द इनकम अंडर हेड PGBP अज्यूमिंग दैट ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजर्व। मुझे एक बात बताओ, एक ऐसी चीज है पूरे केस स्टडी में PGBP इनकम कंप्यूट करते वक्त सिर्फ एक ऐसी चीज है जिस पर मैंने बात भी की थी अभी, जो हमने 115 BAC में अलाउ नहीं की थी। क्या चीज थी वो? एडिशनल डेप्रिसिएशन। वेरी गुड। तो मुझे एक बात बताओ, मैं क्या पागल की तरह पूरी PGBP इनकम वापस कैलकुलेट करने बैठूं या सिर्फ एडिशनल डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट कर दूंगा? सिर्फ एक एडजस्टमेंट में मुझे मेरा आंसर आ जाएगा भैया, सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट में आंसर आ जाएगा ना। आप क्यों वापस से पूरी इनकम कैलकुलेट करने बैठोगे? दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। तो देखो मैं क्या करता हूं, एज पर 115 BAC मुझे पता है, लास्ट MCQ में हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया 43,40,988। तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो ऑन प्लांट एंड मशीनरी, अज्यूमिंग इट इज पुट फॉर बिजनेस यूज ओनली इन द मैन्युफैक्चरिंग यूज। तो कितना है? 5 लाख मेरी कॉस्ट है, बराबर। एडिशनल डेप्रिसिएशन लगता है 20%, बट आधा मुझे इस साल में मिलेगा। क्यों? क्योंकि इट इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 days into 50। तो 50,000 रुपीज इज द अमाउंट वंस अगेन ऑफ द एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो 50,000 यहाँ से लेस हो जाएगा एंड माई रिवाइज्ड इनकम अंडर ओल्ड रिजाइम शुड बी 42,90,988। सिंपल सा इतना आपको ट्रीटमेंट करना था। तो मार्क कर देता हूं 42, इसका आंसर ऑप्शन ए है 42,90,988। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट, अरे ब्लू पेन चेंज करने में मजा आता है। व्हाट शैल बी द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अक्षत अज्यूमिंग ही हैज ऑप्टेड फॉर द डिफॉल्ट टैक्स रिजर्व। अब 115 BAC में मुझे सिर्फ PGBP इनकम नहीं, मुझे टोटल इनकम चाहिए। पांचों हेड्स की मिला करके GTI भी निकालूंगा, उसमें से डिडक्शंस भी माइनस करूंगा। क्या डिडक्शंस इस केस में माइनस होंगे क्या? नहीं। एक और पॉइंट ध्यान रखना है, क्यों डिडक्शंस माइनस नहीं होंगे भैया? 115 BAC है ना, काय को माइनस होंगे डिडक्शंस? कहना से इस केस में मेरी GTI निकलेगी, वही मेरी टोटल इनकम हो जाएगी। क्यों? डिडक्शंस तो अलाउड ही नहीं है, बिकॉज दिस इज वंस अगेन अ केस ऑफ 115 BAC। साथ ही साथ कैपिटल गेन्स इनकम कंप्यूट करने के लिए मैंने आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडाइसिस भी देके रखे, आपकी टेंशन मैंने रिलीज कर दी, 23-24 का भी दे दिया। चलो, तो अभी वंस अगेन अ पार्ट ऑफ स्मार्ट वर्क। मुझे एक बात बताओ, PGBP की इनकम मेरी कितनी थी? 40,40,988। वापस से कंप्यूट करने बैठूंगा क्या? नहीं। 115 BAC 1A की जो PGBP इनकम है, मैं सीधा यहां से स्टार्ट करूंगा। ये मेरी PGBP की इनकम कैलकुलेट हो गई। अब इसमें कैपिटल गेन्स और IFOS। अच्छा, एक और चीज, IFOS भी लिख ही देता हूं। सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट कितना है? 10,000। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ गया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन्स की इनकम को कैलकुलेट करूंगा। अब ध्यान से क्या चीज साथ में। फर्दर ही हैड परचेस्ड अ फ्लैट इन जयपुर
ऑन 2 October 2002 फॉर 15 lakhs विच ही हैज सोल्ड फॉर 7 करोड़। 7 करोड़ का फ्लैट बिका है, 15 लाख का इसने खरीदा था। ड्यूरिंग द ईयर ही हैड इंकर्ड अ मेजर रिनोवेशन इन द ईयर 2007 फॉर विच ही हैड टू स्पेंड 4 लाख। ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट विद यू, है ना। तो 4 लाख का इस बंदे को स्पेंड करना पड़ा और 7 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ, 15 लाख का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो पहले तो ग्रॉस सेल कंसिडरेशन 7 करोड़ सीधा सीधा यहाँ पे लिख दूंगा मैं। फिर कॉस्ट ऑफ इंडेक्स प्रोविजन क्या है? प्रोविजन बोलते हैं कि अगर आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स करते हो तो आपको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को भी इंडेक्स करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 15 लाख। कब का है? 2002 का। मेरे को एमसीक्यू में दिया हुआ है। तो लो यहाँ पर मैं एक बार कॉस्ट देख लेता हूँ। 15 lakhs, टेक ऑन कैलकुलेटर, 15 lakhs मल्टीप्लाइड बाई मेरे CII। इस पर्टिकुलर ईयर का मेरा CII है 348 डिवाइडेड बाई 2002-3 का 105। इट कम्स टू 49,71,429। तो वो मैं यहां पर ले लेता हूं मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्सेशन। दैट इज माई आईकोआ, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी तो होगा। मेरा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितना हो जाएगा? सिंपल, 4 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाई इस साल का CII दैट इज 348 डिवाइडेड बाई 2006-7 का, क्योंकि इंप्रूवमेंट वॉज डन इन 2006-7। गलती से भी यहां पर 105 मत लेना, गड़बड़ हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 122 दैट कम्स टू 11,40,984। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर डाल दिया 11,40,984। तो GSV आ गया, आईकोआ आ गया, आईकोई आ गया, इसको मैंने माइनस करके मेरा LTCG कितना निकला? 6,38,87,587। यहां तक तो हर कोई कर लेता है। अब यहां पर थोड़ी सी ना मैंने केस को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की है। दैट इज विथ पर्टेनिंग टू एग्जाम्पशन अंडर 54। ध्यान से समझना। ही हैड परचेस्ड अनदर फ्लैट इन मुंबई फॉर 5 crores। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। 5 करोड़ का तो बंदे ने घर लिया है, तो सीधा 5 करोड़ की एग्जाम्पशन मत दे देना भाई, नीचे इंफॉर्मेशन भी लिखा है। आउट ऑफ द मनी ही रिसीव्ड बाय सेलिंग इन जयपुर फ्लैट, 50% ऑफ द अमाउंट वॉज पेड विद इन द ड्यू डेट। मतलब मेरी बात ध्यान से सुनना, 5 करोड़ का मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से 2.5 करोड़ रुपए 50% तो मैंने ड्यू डेट से पहले ही भर दिया था, राइट। तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले अगर मैं भर देता हूँ, मेरे को सीधा 54 में एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो ये 2.5 करोड़ तो मेरा पार्ट बन ही जाएगा। इधर आ जाओ। अमाउंट इन्वेस्टेड बिफोर ड्यू डेट 2.5 crores। ये वर्किंग नोट नंबर 1 है फॉर कंपटीशन ऑफ एग्जेम्पशन। नेक्स्ट, बैलेंस 50% आउट ऑफ द बैलेंस, मतलब 2.5 करोड़ मेरा बैलेंस बचता है। 2.5 करोड़ का 50% हैज बीन डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम एंड द रेस्ट हैज नॉट बीन पेड टिल डेट। सिंपल सी बात है, आप कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में पैसा डालते हो तो भी आपको डिडक्शन तो मिल ही जाएगी ना। तो 2.5 करोड़ का 50% कितना हुआ? 1.25 करोड़। तो ये 1.25 करोड़ का भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो CGS डिपॉजिट बिफोर द ड्यू डेट दैट इज 5 crore into 25%, 1 crore 25 lakhs and the balance has not been paid till date. बैलेंस आज तक भरा ही नहीं है, तो भरा ही नहीं है तो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। तो व्हाट शुड बी माय टोटल एग्जाम्पशन? ये 2.5 करोड़ प्लस ये 1.25 करोड़ दैट इज 3,75 लाख रुपीज। अब जनरली लोग क्या करते हैं पता है? ICICI को मैंने देखा है वो कुछ ऐसा करती है कि या तो पैसा कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम वाला एक एडजस्टमेंट देती है या फिर सिर्फ डिपॉजिट वाला केस बनाती है। कभी भी मैंने इंस्टीट्यूट को आज तक एज पर माय एक्सपीरियंस मैंने इंस्टीट्यूट को ऐसे केस स्टडी ज्यादा बनाते हुए देखा नहीं है जिसमें वो इस दोनों एडजस्टमेंट्स को एक साथ टारगेट करे। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए टारगेट करके आ जाता हूँ, तो मैंने कर दिए। तो ऑलमोस्ट 3.25 करोड़ का आपको एग्जाम्पशन यहाँ पे मिल रहा है अंडर सेक्शन 54। तो ये LTCG में से आप माइनस करोगे, देन योर कैपिटल गेन शुड बी 2,63,87,587 एंड तो PGBP इनकम 43,49,88 plus this 263,87,587 plus this 10,000. What shall be my total income under section 115 BSc 1A? It should be 3,07,38,575. तो ये पर्टिकुलर पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। I mean इसका आंसर टिक कर देता हूँ। क्या है आंसर? 3,07,38,575। ये रहा, ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। What shall be the total income फॉर मिस्टर अक्षत अज्यूमिंग he has opted out of the default tax regime? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक और स्मार्ट वर्ड। मुझे एक बात बताओ, मैंने पूरे केस स्टडी में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस था,
जो मेरी 115 BSc 1 है और मेरी नॉर्मल प्रोविजंस में से निकली हुई इनकम के बीच में मेल नहीं खा रहा था, जिसकी वजह से नहीं खा रहा था, दैट वाज एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो कहना है अगर मैं GTI में से एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो मेरे को नॉर्मल मेरे ऑप्शनल प्रोविजंस के हिसाब से ही मेरी GTI आ जाएगी, क्योंकि और कोई एडजस्टमेंट ही नहीं था ना, जिसकी वजह से इन दोनों इनकम्स में फर्क आ रहा था। बिल्कुल सही बोले भैया। तो GTI एज पर 115 BSc जो मैंने लास्ट MCQ में कैलकुलेट की थी 30738,575 यहीं पर ले लिया, इसमें से मैंने एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो ये मेरा 30688,575 मेरा GTI एज पर ओल्ड रेजिम आ गई। यस, अब इसमें एडिशनल चीज क्या होगी, डिडक्शंस। मेरे को डिडक्शंस लेने पड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शनल टैक्स रह जाएगा ना, इसके लिए आ जाओ। फर्दर, अच्छा यहां से स्टार्ट हो रहा है। ही ऑल्सो पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 50,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू PPF वॉज 2 लाख। तो 2 लाख और 50,000, वैसे तो 2.5 लाख बनता है, बट व्हाट इज द सीलिंग लिमिट फॉर ATC? 1,50,000, वी ऑल नो दैट। तो total allowed will be 1,50,000. 50 plus 2.2 I know, but only 1.5 will be allowed. Next, he had paid Mediclaim premium 80D of 10,000 for himself, his wife and his minor child each. मतलब ध्यान से सुनना, ये बंदा, इसकी बीवी और इसका माइनर चाइल्ड, इसकी एज है 45 ईयर्स। तो अज्यूमिंग कि उसकी वाइफ और उसका माइनर चाइल्ड तो माइनर है, एंड अज्यूमिंग उसकी वाइफ की एज उससे कम है, कहना है इसे तीनों में से एक बंदा भी या एक बंदी भी सीनियर सिटीजन नहीं है, तो व्हाट शैल बी द एप्लीकेबल लिमिट फॉर सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन? इट शुड बी 25,000 इन टोटल। बंदे ने 10,000 रुपए दिए हुए हैं हर एक के लिए, तो 10,000 इंटू 3, बंदे ने दिया कितना है, 30,000। बट फॉर द पार्ट ऑफ सेल्फ स्पाउस एंड माइनर चाइल्ड उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी हो जाएगी, 25,000। तो यहाँ पर देख लो, इवन दो उसने 35,000 दिया हुआ है, बट टोटल तो इसमें से सिर्फ 25 ही डिडक्शन की तरह अलाउ होगा। नेक्स्ट, he also incurred 20,000 for the maintenance of his father age 67 years and his mother age 59 years. दोनों में से एक पेरेंट की एज भी अगर 60 के ऊपर जाती है, तो अब हम इन केस ऑफ इन द पार्ट ऑफ डिडक्शन फॉर योर पेरेंट्स, हम लोग वो लिमिट को 25 से बढ़ा करके 50 की कर देंगे। ठीक है, तो 50 तक अलाउड है। कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है, 20 + 15 दैट इज 35। तो एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन इज लेस, तो हम लोग यहाँ पर पूरा 35 अलाउ कर देंगे। तो यहाँ पर 25 और यहाँ पर टोटल 35, टोटल डिडक्शन अलाउड अंडर ATD विल बी 60,000 एंड टोटल डिडक्शंस फ्रॉम GTI विल बी 150 प्लस मेरा 60 प्लस मेरा ये 10,000 भी तो जाएगा सेविंग्स इंटरेस्ट पर ATTTA में। यस, तो 10,000 यहाँ पर, तो 2,10,000 प्लस 10,000 दैट विल बी 2,20,000 एंड इसको अगर मैं GTI में से माइनस करूँ, मेरा टोटल इनकम आएगा 3,04,68,575। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3,04,68,575। ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। क्लियर? एंड नाउ द लास्ट MCQ, उसके बाद हमारी इनकम टैक्स की केस स्टडी खत्म। क्या है, बोलते हैं व्हाट शैल बी द पेनल्टी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर बिलेटेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर मिस्टर अक्षत फ्रेंड। सिंपल सी बात है, 234F में उसको 5,000 रुपीज का पेनल्टी लग जाएगा अप टू 31 दिसंबर इसके लिए। तो मिस्टर अक्षत फ्रेंड इज लायबल टू पे पेनल्टी ऑफ 5,000 अंडर 234F। ऑप्शन सी इज माय राइट आंसर। एंड विद दिस हमारा इनकम टैक्स का केस स्टडी जो है वो होता है खत्म। ओके गाइस, सो अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी GST की केस स्टडी के साथ। अब इस पर्टिकुलर केस स्टडी में भी इनकम टैक्स की तरह मैं आपके मल्टीपल चैप्टर्स टेस्ट करने वाला हूँ। कौन कौन से चैप्टर्स टेस्ट होंगे? आपका चार्ज अंडर GST, ये आपका चैप्टर टेस्ट होगा। CUG स्टैंड फॉर चार्ज अंडर GST। इसी के अलावा आपका एग्जेम्पशंस अंडर GST, ये वाला चैप्टर भी टेस्ट होगा। इसके अलावा वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये वाला चैप्टर भी टेस्ट होगा। ITC, यहां से भी आपका एक कंसेप्ट टेस्ट होने वाला है। एंड आपका टैक्स इनवॉइस, जो आप ई-वे बिल वगैरह पढ़ते हो, वहां से भी एक कंसेप्ट आपका टेस्ट होगा। मतलब 1 केस स्टडी कवरिंग MCQs अक्रॉस 5 चैप्टर्स। वाओ, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। Mr. Harsh and his friends have cleared their CA final examinations in November 2022. भैया इतना पढ़ने में ही ना हमें ऐसा लग रहा है काश मिस्टर हर्ष की जगह पे हमारा नाम होता। मैं भी स्टूडेंट हूँ भाई, मैं भी यही इमेजिन कर रहा हूँ जैसा आप लोग इमेजिन कर रहे हो, है ना। चलो फिलहाल केस स्टडी पे ध्यान देते हैं। केस स्टडी पे ध्यान देंगे, एग्जाम्स क्लियर करेंगे, तभी जाके मिस्टर हर्ष की जगह पे एक दिन आपका नाम होगा, मेरा नाम होगा।
चलो, तो इन मिस्टर हर्ष और उसके फ्रेंड्स ने नवंबर 2022 में सीए फाइनल्स क्लियर किए हैं एंड दे आर कीन टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस. हेंस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 ईच ऑफ देम हैव स्टार्टेड समथिंग और दी अदर. मतलब मिस्टर हर्ष ने और उसके हर एक फ्रेंड ने कुछ ना कुछ तो भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया है. अब देखो, एक एक पूरी टीम, जो भी मिस्टर हर्ष का फ्रेंड सर्कल है उसमें 3 लोग हैं, आपको दिख रहे हैं. एक मिस्टर हर्ष खुद है, एक मिस दिव्या है और एक मिस्टर सुंदर है. 3 लोगों का फ्रेंड सर्कल है. अब तीनों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले. आ जाओ. मिस्टर हर्ष ने क्या किया फाइनल क्लियर करने के बाद? ही इज अ सप्लायर हु इज रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी एक्ट. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 he has undertaken various inward and outward supplies. अलग अलग आउटवर्ड सप्लाईज उसने किए हैं, अलग अलग इनवर्ड सप्लाईज उसने लिए हैं, है ना. रजिस्टर्ड सप्लायर है. वन ऑफ द सप्लाईज he undertook was on 10th May 2023, during which he gave transportation services using his 8-seater motor car. 8 सीट की बंदे के पास मोटर कार थी, जिससे उस बंदे ने क्या किया है? ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दिया है. और ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दिया है 10 मई 2023 को. Which he purchased for rupees 10 lakhs. 10 लाख की मोटर कार परचेज की थी. 8 सीटर की मोटर कार थी और उस बंदे ने उस मोटर कार से ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दी है. ओके. एंड अनदर वेसल वॉज परचेस्ड फॉर 15 crores. वेसल मतलब जो पानी में, समंदर में चलने वाला, आप शिप्स होती है, छोटे छोटे यॉट्स होते हैं. फिर यॉट्स को वेसल्स नहीं बोल सकते, बट जनरली इट कवर्स शिप्स एंड सबमरीन्स. तो 15 करोड़ का उसके पास एक मराइन वेसल था. ठीक है. The supplier was sure shot that Mr. Harsh will make the entire payment on the spot. Hence, the supplier gave him a discount of 10% on the purchase price. मतलब सप्लायर को पता था कि ये बंदा ले रहा है तो ये बंदा टाइम पे ही पे करेगा. इंप्रेशन पहले से इसे बना के रखी थी. तो क्या हुआ? उसने सीधा 10% कैश डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि अर्ली पेमेंट डेफिनेटली हुआ भी था. This vessel was further used for giving basic naval lessons to the interns currently working for the Indian Navy. क्या बात है हर्ष भाई, तुसी ग्रेट हो. इंडियन नेवी के लिए जो लोग काम करना चाहते हैं उन लोगों को बेसिक शिप कैसे चलाते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, उन सब के लेसन्स वो अपने वेसल के थ्रू देता था. क्या बात है यार. जीएसटी ऑन द कार एंड वेसल वॉज पेड एट द रेट 18%. मतलब जो उसने गाड़ी खरीदी, जो 8 सीट मोटर कार खरीदी, जो उसने मराइन वेसल खरीदा, उस पे परचेज प्राइस पे, जो नॉट ऑन परचेज प्राइस बट उसका जो भी वैल्यू होगा उस पे उसने कितना जीएसटी भरा था? 18% जीएसटी भरा था. अब मिस दिव्या फर्दर ओन्स अ रूफटॉप रेस्टोरेंट इन बेंगलुरु, डिलाइट डिनर, ये उस रेस्टोरेंट का नाम है, विच करंटली सर्व्स साउथ इंडियन फूड ओनली. एक ही प्रोडक्ट सर्व करता है, साउथ इंडियन फूड. During the financial year 23-24, she has taken sponsorship services from ABC. Sponsors a partnership firm. Okay, एक partnership firm से उसने sponsorship services लिए. Engage into the same worth 40 lakhs. और उस पर उसने वो sponsorship services के लिए उसने कितने पैसे दिए? 40 लाख. To promote his restaurant. Apart from that, the turnover was 73,50,000. तो gross turnover जो रेस्टोरेंट ने वो कितना जनरेट किया? 73,50,000. ठीक है. अब हमारे जो तीसरे कलीग है मिस्टर सुंदर, फ्रेंड ग्रुप के, मिस्टर हर्ष और मिस दिव्या के बारे में तो हमने बात कर दी, बट व्हाट अबाउट मिस्टर सुंदर? उनके बारे में भी तो बात करनी पड़ेगी. तो चलो. मिस्टर सुंदर हैज अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट दैट प्रोवाइड्स बिजनेस एजुकेशनल प्रोग्राम्स टू द फिजिकली चैलेंज्ड एट मिनिमम फीस फॉर विच इट, अरे ये तो रिपीट हो गया. हाँ, टू द फिजिकली चैलेंज्ड एट मिनिमम फीस. अब मिस्टर सुंदर पता है क्या है? उन्होंने एक ट्रस्ट खोली है अंडर 12AB ऑफ, जिसका रजिस्ट्रेशन उन्होंने लिया है अंडर सेक्शन 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961. अब वो ये ट्रस्ट से क्या करता है? बिजनेस एजुकेशनल प्रोग्राम्स, मतलब बिजनेस के बारे में पढ़ाता है. जैसे आपके सीए फैकल्टीज आपको पढ़ाते हैं, वैसे मिस्टर सुंदर क्या करता है? वो बिजनेस के बारे में पढ़ाता है, बट किन्हें? हुआ फिजिकली चैलेंज्ड, हैंडीकैप, उन लोगों को. तो डेफिनेटली ही इज डूइंग अ वेरी गुड वर्क. द फी स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर थिंग्स. Firstly, it rents rooms to aspirants for just 22,500 monthly. अब उसके पास, वो ट्रस्ट के पास रूम्स थे, ओन्ड रूम्स थे. बोलते हैं एस्पिरेंट्स, आप लोगों को रहना है ना, महीने का सिर्फ 22,500 रुपया एक रूम का भाड़ा. एक रूम का नहीं, एक एस्पिरेंट से मंथली हम 22,500 रुपीज का रेंट लेंगे. ठीक है. फर्दर इट ऑल्सो रेंट्स अ कम्युनिटी हॉल फॉर 3,60,000 मंथली. अभी उसके पास कम्युनिटी हॉल था, डेफिनेटली वो एस्पिरेंट्स
को अगर वहां पे पढ़वाएगा, वो एस्पिरेंट्स को वहां पे सर्विस देगा, तो एस्पिरेंट्स वो कम्युनिटी हॉल यूज कर रहे, तो उसका वो रेंट भी वसूल रहा है। थोड़ा कंजूस है बट थोड़ा अच्छा है। देखो ट्रस्ट खोल के रखा है, अच्छी बात है, बट कम्युनिटी हॉल का रेंट वसूल रहा है। टू बी यूज एज अ क्लासरूम फॉर द प्रोग्राम्स, ठीक है। फिगर क्या है, 360 मंथली, ये भी एस्पिरेंट के फी स्ट्रक्चर का पार्ट है। एंड टू गिव अ प्रैक्टिकल बिजनेस एक्सपोजर, अब डेफिनेटली बिजनेस के बारे में पढ़ा रहे, बिजनेस का एक्सपोजर लेना जरूरी है। आप सीए कर रहे हो, आर्टिकलशिप क्या है, आपके लिए प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। ठीक वैसे ही ये बंदा बिजनेस के बारे में एडुकेट कर रहा है फिजिकली हैंडीकैप लोगों को, तो डेफिनेटली उनको एक बिजनेस का प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने का मौका भी तो मिलना चाहिए कि नहीं। यस, तो वो क्या बोलते हैं, आपको प्रैक्टिकल बिजनेस एक्सपोजर चाहिए ना, आपको बिजनेस करना है ना, शॉप्स हम आपको देंगे, आपको बस शॉप्स का रेंट देना है, ठीक है। तो it also gives shops for rent for 5,000 rupees per month so that aspirants can practice on their knowledge. One of the friends of Mr. Akshat, भाई ये चौथा बंदा भी आ गया। One of the friends of Mr. Akshat is transporting some goods over his normal truck on consignment basis as a transporter, ठीक है। The value of consignment is rupees 52 lakhs and the distance to be traveled is 450 किलोमीटर्स। आपको समझ ही गया है, एक बंदा है जो मिस्टर अक्षत का दोस्त है, वो क्या कर रहा है, अपनी ट्रक से कंसाइनमेंट बेसिस पर गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर कंसाइनी तक पहुंचा रहा है, ठीक है। 52 लाख रुपए का कंसाइनमेंट उसके पास है जो उसके ट्रक में लोडेड है और 450 किलोमीटर उसे ट्रैवल करना है। चलिए, ओके, सो दिस वाज द केस स्टडी एंड नाउ बेस्ड ऑन द अबव केस स्टडी पिक द करेक्ट आंसर्स। सबसे पहला सवाल मैं आपके साथ डालने जा रहा हूं, कैलकुलेटर्स आपके हाथ में होने चाहिए अभी से, आ जाइए। What shall be the amount of input tax credit available to Mr. Harsh in respect of the purchases made by him for the motor car and vessel? अब guys, ये वाला जो concept है, ये वाला जो question है, this question is based on the concept of blocked credit. कौन से कंसेप्ट पर बेस्ड है, ब्लॉक क्रेडिट के कंसेप्ट पर बेस्ड है, तो वो याद करो। अब मैं आपको केस में बताता हूं, हिंट मैंने कहां पर दिया हुआ है, ठीक है। देखो, one of the supplies he undertook was on 10th May 2023 which he gave transportation services using his 8-seat motor car which he purchased for 10 lakhs। पहले इतने ये वाले एक सप्लाई पे ध्यान दो। अब आप क्या बोलोगे, भैया हमें इस पर आईटीसी नहीं मिलनी चाहिए, क्यों? क्योंकि 13 सीट्स या उससे कम सीट्स की अगर मोटर कार होती है देन इट इज क्लासिफाइड एज एन इनएलिजिबल मोटर व्हीकल और आप उस पर आईटीसी नहीं ले सकते हो, बराबर। तो ये 10 लाख रुपीस पर मैंने जीएसटी कितना भरा, 18%, मतलब 10 लाख रुपीस पर 18%, मतलब 180 का आईटीसी मुझे नहीं मिलना चाहिए, बराबर। यही बोल रहे हो आप, बस इधर ही फंसोगे, इधर ही फंसोगे। क्यों फंसेंगे भैया, आप पर्पस देखो ना क्या है भाई, विच ही गेव ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। भैया अगर आप ट्रांसपोर्ट आपने पढ़ा था ना कि अगर हम ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देते हैं या फिर इंपार्ट करते हैं मोटर व्हीकल ट्रेनिंग या फिर फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर कार होती है, तो ये तो एग्जेम्पशन वाली क्राइटेरिया में आ गया। मतलब इवन दो ये इनएलिजिबल व्हीकल है बट दिस इज एन इनएलिजिबल व्हीकल यूज फॉर एन एलिजिबल पर्पस, तो इसके लिए तो हमें आईटीसी अलाउड होना चाहिए। हाँ बराबर बोले आप। तो 10 लाख रुपीज, वंस अगेन आई डू द कैलकुलेशन, इनटू 18% जीएसटी विच हैज बीन पेड, 180 का आईटीसी हमें यहां से मिलेगा, ठीक है। M प्लस, क्यों M प्लस, दूसरा भी तो सप्लाई है, उस पर भी तो देखना पड़ेगा, शायद आईटीसी मिल जाए तो। एंड अनदर वेसल वाज परचेज्ड फॉर 15 crores, द सप्लायर वाज श्योर शॉट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, पहले मैं पर्पस देख लेता हूं। दिस वेसल वाज फर्दर यूज्ड फॉर गिविंग बेसिक नेवल लेसन्स टू द इंटर्न्स करंटली वर्किंग फॉर द इंडियन नेवी, मतलब कहना है इंपार्ट कर रहा है ये भी ट्रेनिंग, ये भी नेवल लेसन्स की ट्रेनिंग इंपार्ट कर रहा है, मतलब ये भी आपका इनएलिजिबल व्हीकल यूज फॉर एलिजिबल पर्पस वाली क्राइटेरिया में आ गया, तो इस पर भी आईटीसी मिलना चाहिए। द क्वेश्चन इज किस वैल्यू पर मैं 18% जीएसटी पे करूंगा। जीएसटी इज ऑलवेज पेबल ऑन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो क्या मैं सीधा 15 करोड़ का परचेज प्राइस ले लूं क्या? नहीं, क्या बोला है, The supplier was sure shot that Mr. Harsh will make the entire payment on the spot. उसको श्योर पता था, 100% पता था। मतलब can I say कि the discount was already known at the time of supply? जब सप्लायर इनवॉइस रेस कर रहा होगा तब उसे इस डिस्काउंट के बारे में पता ही होगा, डेफिनेटली उसको देना ही है। तो कहना ही से कि जब उस बंदे ने इनवॉइस रेस की होगी, जब उस सप्लायर ने इनवॉइस रेस की होगी, तब इनवॉइस में उसने डिस्काउंट कंपोनेंट डाल दिया होगा। यस,
एंड आपको क्या सिखाया गया है कि जब भी डिस्काउंट इज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज प्राइस। तो मैं लेता हूं 15 करोड़, अब क्योंकि डिस्काउंट नोन है 10% ऑन द परचेज प्राइस, तो मैं 15 करोड़ माइनस 10% कर दूंगा, दैट इज 13 करोड़ 50 लाख। और इस 13 करोड़ 50 लाख पर मैंने 18% जीएसटी भरा होगा, तो 13 करोड़ 50 लाख पर 18% जीएसटी कम्स टू 2 करोड़ 43 लाख, और इसका भी मुझे क्रेडिट मिल जाएगा M प्लस। तो मुझे टोटल क्रेडिट कितना मिला? 2 करोड़ 44 लाख 80,000 रुपीज का क्रेडिट मुझे यहां पर मिला है। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन ए, 2 करोड़ 44 लाख 80,000। जिन्हें नहीं समझा हो मैं आपको एक बार सोल्यूशन के थ्रू भी गेज आउट करवा देता हूं। ITC in respect of motor car purchased, even though it is an ineligible vehicle, it is used for transportation of services which is exempt from the provisions. तो ITC will be allowed on 10 lakh into 18, और इसमें ये तो सेम लाइन रिपीट है। As discount was known at the time of supply, GST should be levied after deducting the amount of discount. तो 15 करोड़ में से 10% उसका माइनस किया, 1.5 करोड़ उस पर इंटू 18% किया तो 2 करोड़ 43 लाख आया। एंड टोटल ITC कितना अवेलेबल है? 1 करोड़ 80 लाख प्लस 2 करोड़ 43 लाख, सॉरी 1,80,000 प्लस 2 करोड़ 43 लाख, दैट इज 2 करोड़ 44 लाख 80,000। ओके, चलिए चलो MCQ नंबर 2, What shall be the correct legal advice for Miss Divya in respect of her restaurant services? अब मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो मेरा MCQ है ना, this is based on the concept of composition scheme plus RCM, ठीक है? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस MCQ को हम इंटरप्रीट करते हैं। आ जाओ, ये वाला पार्ट रिलेवेंट है इस MCQ के लिए। मिस दिव्या फर्दर ओन्स अ रूफटॉप रेस्टोरेंट इन बेंगलुरु। मुझे एक बात बताओ, बेंगलुरु स्टेट है, डिलाइट डिनर इसका नाम है, ये सब तो नॉर्मल बात है। अब मुझे एक बात बताओ, ये रेस्टोरेंट सर्विस एक सप्लाई ऑफ गुड होता है या सप्लाई ऑफ सर्विस होता है? फॉर द पर्पसेस ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। और मुझे एक बात बताओ, अगर मिस दिव्या को कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है तो उसका एप्लीकेबल टर्नओवर लिमिट कितने से कम होना चाहिए? कैन आई से इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, तो सर्विस के लिए तो 50 लाख इज द एप्लीकेबल टर्नओवर लिमिट। तो अगर उसका टर्नओवर 50 लाख से कम हुआ, उसका टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर, सॉरी नॉट टर्नओवर, अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख से कम हुआ तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर करवा सकती है। और एक चीज मुझे बताओ, एग्रीगेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है? आपने बोला था ना टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम सप्लाईज वगैरह वगैरह, बट उसमें से 2 चीज माइनस होगी। कौन सी? जो आपने GST टैक्स सेस वो जो पे किया है ना, CGST SGST सेस, वो माइनस होगा। और दूसरा इनवर्ड सप्लाईज जिस पर आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे किया है, वो भी तो वैल्यू माइनस होगी। तो जरा देखते हैं, वैसा कुछ तो यहाँ पर नहीं है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 शी हैज टेकन स्पॉन्सरशिप सर्विसेज फ्रॉम ABC स्पॉन्सर्स अ पार्टनरशिप फर्म। लो, पार्टनरशिप फर्म ने, उस पार्टनरशिप फर्म से इसने स्पॉन्सरशिप सर्विसेज लिए, तो इस पर तो उसे RCM पे टैक्स भरना है, RCM में टैक्स भरना है ना। एंगेज्ड इन द सेम वर्थ 40 लाख, तो कहना है से जब हम एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे, हम टोटल में से इस पर्टिकुलर फिगर को माइनस करेंगे। व्हाई? बिकॉज दिस इज एन इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेड अंडर RCM टू प्रमोट हिज रेस्टोरेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट द टर्नओवर इज 73,50,000। तो अब देखो मैं टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करता हूं। वैसे तो टर्नओवर कितना है? 73,50,000, बट इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्सेस पेड ऑन RCM, ये मैं यहां पर माइनस कर देता हूं, नोट आप पढ़ सकते हैं। तो एग्रीगेट टर्नओवर कितना आया? 33,50,000। तो whether she is eligible to get registered under the composition scheme? Yes, she is eligible. उसका टर्नओवर 40 लाख से कम हो चुका है, ये एक चीज। और दूसरी चीज, what is the applicable rate of GST guys? सिंपल, 2.5% CGST प्लस 2.5% SGST, ये आपका रेस्टोरेंट सर्विसेज का फिक्स्ड होता है। तो now let us tick the correct answer. It is not mandatory for Miss Divya to obtain registration, नहीं। Should get registered as per the normal provisions, नहीं। Should get registered as per the composition scheme as her aggregate turnover is within the threshold limit and levy CGST 2.5% plus SGST 2.5%। लेवी नहीं आएगा यहां पर, पे आएगा, ठीक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। अगले MCQ की ओर बढ़ते हैं। What shall be the amount of taxable goods and services included in the fee structure of aspirants with respect to the trust registered by Mr. Sundar? अब यहां पर आपका exemptions under GST, ये वाला चैप्टर टेस्ट होगा। ये वाले चैप्टर से जो ट्रस्ट वाला कंसेप्ट है ना, रिलीजियस चैरिटेबल एक्टिविटीज जो आपने सबसे पहले पढ़ा होगा,
वो उसको टेस्ट करते हैं। आ जाओ। तो एक बार मैं आपको यहां से बता देता हूं क्या क्या एक्टिविटीज हुई है, क्योंकि ये सब तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। फर्स्टली इट रेंट्स रूम्स टू एस्पिरेंट्स फॉर जस्ट 22,500 मंथली। मुझे एक बात बताओ, रूम रेंट पर डे कितना होना चाहिए? बोलते हैं अगर रूम का रेंट 1,000 रुपए से ऊपर पर डे, 1,000 रुपए या उससे ऊपर पर डे जाता है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है, अगर 1,000 से नीचे है तो वो एग्जेम्प्ट है। बट मुझे 22,500 रुपया मंथली दिया हुआ है, तो मुझे आई एम अज्यूमिंग अ मंथ ऑफ 30 डेज, ओके, फॉर सिंप्लीफिकेशन। तो 22,500 मंथली है डिवाइडेड बाई 30, तो 750 रुपए पर डे आता है। तो डेफिनेटली ये वाला तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और मुझे एमसीक्यू में क्या पूछा है? मुझे एमसीक्यू में ये पूछा गया कि व्हाट इज द, इधर है, टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये वाला तो एग्जेम्प्ट है, तो ये आएगा नहीं। मैं सोल्यूशन गो थ्रू करवाते जाता हूँ। ये देखो 22,500 डिवाइडेड बाय 30 डेज इज 750 पर डे। सिंस इट इज लेस देन 1,000 पर डे, इट इज नॉट टैक्सेबल, आई मीन इट इज एग्जेम्प्ट। हाँ, मतलब वही हुआ। नेक्स्ट, फर्दर इट ऑल्सो रेंट्स अ कम्युनिटी हॉल फॉर 3,60,000 मंथली टू बी यूज्ड एज अ क्लासरूम। अब कम्युनिटी हॉल का पता है क्या है? बोलते हैं 10,000 रुपीज पर डे या उससे ऊपर का रेंट जाता है तो टैक्सेबल, वरना एग्जेम्प्ट। तो मैं बोलता हूँ 3,60,000 डिवाइडेड बाय अज्यूमिंग अ मंथ ऑफ 30 डेज, वंस अगेन इसका आंसर आता है 12,000। मतलब ये आपके एग्जेम्पशन की जो लिमिट है उससे ऊपर चला गया, मतलब इस पर्टिकुलर चीज को हमें टैक्सेबल बनाना पड़ेगा। तो द पार्ट ऑफ फी स्ट्रक्चर इज नॉट एग्जेम्प्ट सप्लाई एज द डेली रूम रेंट एक्सीड्स रुपीज 10,000 पर डे। तो 360 डिवाइडेड बाय 30 is 12,000, दैट इज व्हाट आई डिड ऑन कैलकुलेटर। तो 360 यहाँ पे आ जाएगा टैक्सेबिलिटी में। एंड फाइनल पार्ट, इट ऑल्सो गिव्स शॉप्स फॉर रेंट फॉर 5,000 पर मंथ। अब शॉप रेंट का मैंने क्या बोला? बोलते हैं अगर आपके शॉप का रेंट जो है वो 1,000 रुपीज पर मंथ से ऊपर जाता है, इधर सॉरी 10,000 रुपीज पर मंथ से ऊपर जाता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, वरना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 10,000 और मोर देन पर मंथ टैक्सेबल और एल्स एग्जेम्प्ट। इसका तो मंथली ही 5,000 है, तो वैसे भी एग्जेम्प्ट है, ये दिख रहा है, अपरेंट है, तो इसका 0। तो ये गया, ये टैक्सेबल कितना आया? टैक्सेबल पार्ट 3,60,000 इज द टैक्सेबल पार्ट ऑफ द फी स्ट्रक्चर। तो नीचे चले जाते हैं हम लोग सीधे एमसीक्यू में। 3,60,000 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द लास्ट एमसीक्यू ओवर हियर, जो मैं ई-वे बिल पे करूंगा। Which of these statements is correct with respect to the e-way bill generated in case of Mr. Akshat's friend? तो चलिए एक बार हम केस स्टडी की ओर जाते हैं, बट उससे पहले एज यू ऑल नो यहाँ पर ये जो सवाल है ये ई-वे बिल पर है, ई-वे बिल की एप्लीकेबिलिटी पर है, उसकी वैलिडिटी पर है। ठीक है, आ जाओ भाई। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, मुझे एक बात बताओ, ई-वे बिल की एप्लीकेबिलिटी कब होती है? भैया जब भी कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 रुपीज से ऊपर चली जाती है तब उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें ई-वे बिल लगता है। वेरी गुड, पहली बात। तो यहाँ पर कंसाइनमेंट की वैल्यू क्या है? यहाँ पर तो भैया कंसाइनमेंट की वैल्यू 52 लाख है। ऐसा क्या भर के जा रहा था भाई ट्रक में? क्या दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, बट 52 लाख रुपीज की कंसाइनमेंट है, तो ई-वे बिल अप्लाई होगा कि नहीं होगा? भैया डेफिनेटली अप्लाई होगा ई-वे बिल। फर्दर ई-वे बिल का डिस्टेंस से कुछ लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है। अगर एक ओवर डिमेंशनल या एक मल्टी मॉडल कार्गो है तो 20 किलोमीटर पर पहला दिन, और फॉर एवरी एडिशनल 20 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ एक दिन को हमें ऐड करना है। एंड इन केस ऑफ अदर व्हीकल्स, अदर ट्रांसपोर्टेशन, 200 किलोमीटर्स फॉर द फर्स्ट 200 किलोमीटर 1 day, एंड फॉर एवरी एडिशनल 200 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ देयर इज एडिशनल 1 day। तो अज्यूमिंग कि हमारा यहाँ पर क्वेश्चन ने लिखा है कि ये कोई मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का कोई लेग है या एक ओवर डिमेंशनल कार्गो है, नहीं, तो क्या हमें सामने से ये चीज एस्टिमेट करने की जरूरत है? नहीं, वी विल अज्यूम इट एज अ नॉर्मल ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस देखो कितना है, 450 किलोमीटर। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ इसको कैसे करते हैं। मैंने क्या बोला? हर 200 किलोमीटर, पहले 200 किलोमीटर पर एक दिन, एंड उसके बाद एवरी 200 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ पर एक दिन। तो देखो, कैन आई से 450 किलोमीटर्स is 200 kilometers plus 200 kilometers plus 50 kilometers। बिल्कुल सही। तो मैंने क्या बोला? पहले 200 किलोमीटर पर एक दिन, फिर दूसरे और तीसरे 200 किलोमीटर, क्योंकि 50 भी 200 किलोमीटर का एक पार्ट ही तो बन रहा है। सो पार्ट ऑफ 200 किलोमीटर पर भी एक एडिशनल डे अप्लाई हो जाता है। तो दिस 200 फुल, दिस 50 पार्ट,
सो सेकेंड डे कम्स ओवर ईयर, थर्ड डे कम्स ओवर ईयर, तो कहना है टोटल 3 दिन की वैलिडिटी वाला ई वे बिल यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा। यस बिल्कुल भैया, 3 दिन वाली ई वे बिल, 3 दिन की वैलिडिटी वाला ई वे बिल इस पर्टिकुलर केस में हमें जनरेट करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। An e-way bill is required to be generated as the value of consignment exceeds 50,000 and the validity of bill should be 3 days from the date of generation। बिल्कुल सही, पहला ही आंसर सही मिल गया, पहला आंसर सही मिल गया। एंड गाइज विद दिस हमने जीएसटी का भी एक कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ओके चलिए, ये तो हमारे केस स्टडी एमसीक्यूज हो गए। अब ना मैं आपको कुछ इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज करवा रहा हूं, बट ट्रस्ट मी ये जो इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज है ना मेरे भाई, ये कोई नॉर्मल इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज नहीं है कि मैंने एक तुच्चू सा एमसीक्यू आपको पूछ दिया। ये वाले इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज, इवन दो द क्वेश्चंस आर ओनली 5 to 6, बट हर एक एमसीक्यू में मैं आपका एटलीस्ट एक चैप्टर का एक कंसेप्ट तो रिवाइज करवाई दूंगा। एंड कुछ एमसीक्यूज तो ऐसे जहाँ पे 2 चैप्टर्स से मेल खाएगा। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं इंडिपेंडेंट एमसीक्यू नंबर 1 से। देयर आर इन टोटल 6 क्वेश्चंस जो हमें करने हैं, बट आप देखो कैसे कैसे एमसीक्यूज है। ये कोई नॉर्मल एमसीक्यूज नहीं, आपको इन पे भी वर्क तो करना ही पड़ेगा। रिवाइज तो आपका यहाँ पे भी हो गए। ठीक है, चलो फर्स्ट इंडिपेंडेंट एमसीक्यू। मिस्टर ए has filed his return of income for the assessment year 2023-24 on 30th November 2024। यहीं से आपको गड़बड़ पकड़ में आ जानी चाहिए। एज पर 139 सबसेक्शन 1 इसकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न क्या होती है मिस्टर ए की? इंडिविजुअल बंदा है, कुछ ज्यादा है नहीं, मतलब कहने से 31 जुलाई। बंदे ने फाइल कब किया है? 30th November 2024, मतलब कहना है दिस इज अ केस ऑफ बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न का केस हो गया ये, बिल्कुल। हिज एस्टिमेटेड एनुअल इनकम एट Q2 एंड वाज 40 lakhs एंड एट द एंड ऑफ द ईयर इट वाज 49,59,000, मतलब Q2 के एंड में उस बंदे ने अपनी टोटल इनकम एस्टिमेट की कि साल के अंत में मेरी टोटल इनकम 40 लाख जितनी होगी, बट जब एक्चुअली वो प्रीवियस ईयर खत्म हुआ तब उसकी इनकम कितनी आई? 49,59,000। He has opted for default tax regime under 115 BAC1A. During the year, he has given contractual services to a company on which he has received income as follows. Guys, can I say ये बंदे ने एक कंपनी को सर्विस दिया है, तो कंपनी जब इसे पे करेगा कंपनी को टीडीएस अंडर सेक्शन 194C डिडक्ट करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, व्हाट शुड बी द रेट? आप किसको पे कर रहे हो? अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ को पे कर रहे हो देन द रेट इज 1%, और अगर आप किसी दूसरे एसएससी को पे कर रहे हो देन द रेट इज 2%। यहां पर मिस्टर ए एक इंडिविजुअल है, सो द रेट ऑफ टीडीएस शुड बी डिडक्टेड इज 1%। ठीक है, अब यहां पर देखो कुछ इंस्टॉलमेंट्स है जिससे हमें पता चलेगा कि हमें कौन से क्वार्टर में पूरा पेमेंट हुआ है, कौन से क्वार्टर में टीडीएस डिडक्ट होगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 29,000 2 अप्रैल। मैं अब कैलसी ऐड करता जाता हूं बिकॉज इसमें क्या है, देखो यहां पर अपेरेंटली मुझे दिख रहा है कि कोई भी पेमेंट की वैल्यू इंडिविजुअली 30,000 के ऊपर नहीं जा रही है, बट 1 लाख वाला कंडीशन मैंने अब तक चेक नहीं किया है। एंड यू नो कि अगर 30,000 के ऊपर कोई सिंगल पेमेंट ना जाए बट 1 लाख रुपीज का टोटल पेमेंट्स 1 लाख रुपीज के ऊपर जाते हैं इन अ पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर, तो हमें पूरे ही पेमेंट अमाउंट पे एक साथ उस इंस्टॉलमेंट पे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा जिस इंस्टॉलमेंट पे पे करते ही टोटल पेमेंट 1 लाख से ऊपर जाता है। ठीक है, तो पहला इंस्टॉलमेंट तो 29,000 है, एम प्लस कर दिया, दिस इज पेड इन Q1। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 25,000 का 4 मई को, वंस अगेन Q1, तो अब तक तो नहीं हुआ है। थर्ड इंस्टॉलमेंट 28,000 17 जून, ये भी नहीं हुआ है। फोर्थ इंस्टॉलमेंट 17,000 21 जुलाई, ये भी नहीं हुआ है। मतलब हाँ, यहां पर देख लो मैंने एमआरसी किया तो यहां पर पहले 4 पेमेंट्स का सम 99,000 आ रहा है और 5वां पेमेंट 5,000 का है, दैट इज ऑन 23 अगस्त। मतलब कहने से Q2 में इसमें मैं प्लस 5,000 करूं देन द टोटल पेमेंट इज 1,04,000, मतलब उसका 1%, मतलब कहने से ये आखिरी पेमेंट जब इसने किया होगा तब पूरे 1,04,000 पर 1%, मतलब 1040 का टीडीएस उसने डिडक्ट किया होगा। 1,04,000 इसका सम है मल्टीप्लाइड बाय 1%, सो टीडीएस ऑफ 1040 वुड हैव बीन डिडक्टेड ऑन दिस लास्ट इंस्टॉलमेंट Q2 के लिए। ठीक है, तो ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है।
ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है, इन्होंने कुछ क्वार्टर 2 की भी इंफॉर्मेशन दी है। देखो ना, क्वार्टर 2 में इतना टीडीएस कटा, क्वार्टर 2 की में के एंड में उसकी एस्टिमेटेड इनकम इतनी थी। अब क्वार्टर 2 की इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे? बिलेटेड रिटर्न से तो समझ में आता है कुछ तो होगा भाई। फर्दर, सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स फॉर AY 23-24 was not paid till 17th November 2023। यारो, एडवांस टैक्स का दूसरा इंस्टॉलमेंट आपको कब तक पे करना होता है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 जून, सेकेंड इंस्टॉलमेंट जुलाई अगस्त सितंबर। भैया 15 सितंबर तक सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करना होता है, मैंने तो 17 नवंबर को पे किया है। अब कैन आई से दिस इज अ नॉन पेमेंट और लेट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स? तो यहां पर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C लग जाएगा। बट भैया किस अमाउंट पे मैं वो इंटरेस्ट लगाऊं? इंटरेस्ट तो पता है 1% फॉर द मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, बट मैं इंटरेस्ट किस अमाउंट पे लगाऊं? कैन आई से वो असेस्ड टैक्स पे मुझे इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। मतलब ये टीडीएस का डिडक्शन का जो ट्रीटमेंट है, ये टोटल एस्टिमेटेड इनकम का जो ट्रीटमेंट है, कैन आई से अब मुझे उसके बेसिस पे पूरा असेस्ड टैक्स निकालना पड़ेगा। और उस असेस्ड टैक्स का कितना परसेंट भैया? सेकेंड इंस्टॉलमेंट का सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज 45% ऑफ योर असेस टैक्स लाइबिलिटी, तो उसका असेस टैक्स का 45% निकलेगा और उस पर ये 1% फॉर द मंथ और द पार्ट ऑफ द मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। इसके लिए ये डेटा दिया हुआ है। अच्छा, एक और चीज, इन्होंने साल के एंड में भी आपको 49-59 की टोटल इनकम दी हुई है। क्यों? सोचो भैया, बिलेटेड रिटर्न है, बिलेटेड रिटर्न पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A भी तो लगता है। वो 234A का इंटरेस्ट आप किस चीज पे लगाओगे? कैन आई से ऑन दिस पर्टिकुलर 49,59,000 पर असेस टैक्स निकालोगे, उसके बाद आप जो है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करोगे। अरे बढ़िया है, ये तो सीधी बात है ना। अच्छा, इसके लिए डेटा दिया है, इसीलिए डेटा दिया है। However, third installment was settled in a proper manner, leaving no liability unsettled। समझ गए? इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट का जो डेफिसिट था और थर्ड इंस्टॉलमेंट का जितना अमाउंट था, पूरा थर्ड इंस्टॉलमेंट में साथ में भर दिया। मतलब थर्ड इंस्टॉलमेंट 75% ऑफ योर असेस टैक्स लाइबिलिटी होना चाहिए था, उतना उसने भर दिया है। तो सिर्फ सेकेंड इंस्टॉलमेंट में डिले हुआ है, मतलब कहने से सिर्फ सेकेंड इंस्टॉलमेंट के पोर्शन के लिए हम 234C लगाएंगे। बिल्कुल। टोटल एडवांस टैक्स पेड टिल द एंड ऑफ द ईयर वाज 10 लाख। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? हम लोग जो बिलेटेड रिटर्न के लिए 234A के अंदर इंटरेस्ट निकालेंगे ना, उसके लिए हम फाइनल टैक्स लाइबिलिटी में से ये एडवांस टैक्स 10 लाख रुपया माइनस कर देंगे। समझ गए? 10 लाख रुपया क्यों माइनस करेंगे? बिल्कुल भैया, समझ गया मैं तो। बढ़िया। What shall be the tax consequences for Mr. A? अब तक तो हमें पता लग ही गया कि 234A लग रहा है, 234C लग रहा है, बट नाउ वी आर सपोज टू कैलकुलेट इट। तो आ जाओ, कैलकुलेशन में आपको यहां पे बता देता हूं। आ जाओ। तो मुझे एक बात बताओ, 234C सेकेंड क्वार्टर के एंड तक मेरी एस्टिमेटेड टोटल इनकम कितनी थी? 40 लाख। इसको ग्रीन कर देता हूं। तो 40 लाख इज माई एस्टिमेटेड टोटल इनकम। अब इस पे पहले मुझे बेसिक टैक्स निकालना पड़ेगा। तो बेसिक टैक्स मैंने कौन से टैक्स रेजिम के लिए ऑप्ट किया है? 115 BSE 1A के लिए ऑप्ट किया है। तो ये देखो, तीन इस पे मैं ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, मैं आपको बता देता हूँ कि 3 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 9 लाख, 9 से 12, 12 से 15, तो यहाँ तक तो 3 लाख के ब्लॉक पे एडिशनल 5% मैंने टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये 15, 30, 45, 60 एंड आखिरी चीज 40 में से 15 लाख गया तो कितना बचता है? 25 लाख। बैलेंस 25 लाख पर 30% टैक्स लगाऊंगा, देन इट इज 7.5 लाख। तो ये 7.5 लाख। तो इन सभी को, अब मैं इन सभी को ऐड करूं तो मेरा बेसिक टैक्स कितना आता है? 9 लाख प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मैं ऐड कर दूंगा तो 9 लाख का 4% इज 36,000। तो ये मेरी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आ गई 936। बट टीडीएस जो है मुझे डिडक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो टीडीएस मुझे डिडक्ट करना पड़ेगा @1040। तो यहां से मैं टीडीएस डिडक्ट कर देता हूं। भैया सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आपने गड़बड़ी की है, बट आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में तो सही से भरा हुआ है, तो उसका आप डिडक्शन नहीं लोगे क्या? क्वेश्चन ने मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का वैल्यू जो है वो यहां पर कहीं पे दिया नहीं है ना मेरे भाई, तो मैं कैसे ले सकता हूं? तो मेरा असेस टैक्स कितना आया? 9 लाख प्लस 36,000 माइनस 1040, ये देन इट इज 934,960। इतना मेरा
इतना मेरा एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी है एंड इसका 45% मुझे एडवांस टैक्स भरना चाहिए था, दैट इज 4,20,732, बट मैंने डिले किया। मैंने जो एडवांस टैक्स मुझे 15 सितंबर को भरना चाहिए था मैंने 17 नवंबर को भरा, तो 1% फॉर द मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से कितना डिले हुआ, आधा सितंबर गया, अक्टूबर पूरा गया, नवंबर के 17 दिन गए, मतलब कहने से 3 महीने मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा। अब यहाँ पर ना करेक्शन है, इसको मत रखना, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, सीधा असेस टैक्स पे लगाया है, बट आपको आउटस्टैंडिंग एडवांस टैक्स पे इंटरेस्ट लगाना है ना अंडर 234C। तो 4,20,732 मल्टीप्लाइड बाय 1% फॉर अ डिले ऑफ 3 मंथ्स, तो इट इज 12,622 रफली, ठीक है, 12,622। ओके, नेक्स्ट मेरा इंटरेस्ट अंडर 234A कैसे लगेगा, तो मेरा टोटल इनकम एट द एंड ऑफ द ईयर एक्चुअली कितना हुआ, कहने से 49,50,000, यस, तो 49,50,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया, उस पर मैं बेसिक टैक्स @115 BAC लगाता हूँ अंडर द न्यू रिजाइन, दैट इज 11,87,700। इसमें मैंने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दिया, मतलब 11,87,700 प्लस 4%, तो आता है 12,35,208। इसमें से डेफिनेटली इसमें भी मैं TDS माइनस करूंगा, क्योंकि पूरे साल का निकाल रहा हूं, तो 1040 माइनस। एंड क्वेश्चन में एक और लाइन दी गई है कि एडवांस टैक्स जितना मैंने आज तक भरा है वो कितना 10 लाख, तो अब मुझे डिडक्शन लेना पड़ेगा। भैया Q2 के एंड तक आपने कितना एडवांस टैक्स भरा था वो नहीं लिया, वो क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं किया था, इसलिए मैंने डिडक्शन ले लिया, बट पूरे साल के एंड तक तो कितना हुआ है वो तो उसने दिया हुआ है, तो यहाँ पे आई हैव टू कंसिडर द डिडक्शन, तो यहाँ से मैं 10 लाख माइनस कर दूंगा, दैट इज 2,34,168। और इतने टैक्स अमाउंट पर मुझे इंटरेस्ट लगेगा, ये बैलेंस टैक्स या असेस टैक्स जो आपका होता है उस पर 1% लगेगा फॉर द पीरियड ऑफ डिले इन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। सिंपल, 31 जुलाई को मुझे रिटर्न भरना चाहिए था, मैंने भरा 30 नवंबर को, मतलब अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, 1% फॉर 4 मंथ्स लगेगा ऑन 2,34,168 इंटू 1% फॉर 4 मंथ्स, दैट इज 9366.72, मतलब आप बोल सकते हो इट इज 9370। तो चलिए, इसका अमाउंट आया 12622 एंड इसका अमाउंट आया 9370। तो मिस्टर ए इज लायबल फॉर इंटरेस्ट अंडर 234C 37, नहीं, इंटरेस्ट अंडर 234C फॉर 12611 एंड 234A ऑफ 9370, ही इज ओनली लायबल टू पे इंटरेस्ट, नहीं 234C में भी भरना है, ये भी सही जवाब नहीं है बिकॉज ही हैज टू पे। तो 12611 आपका जवाब जो है वो ऑलमोस्ट 12622 से एकदम नियरेस्ट है, एंड 234A का तो मेरा आंसर भी मैच कर रहा है 9370। तो ऐसा भी एग्जाम में होगा, है ना, कि काफी बार आपको एग्जैक्ट आंसर जो आपको आ रहा है वो MCQ में नहीं लिखा होगा, नो वरीज, जो नियरेस्ट आंसर है उसे आप टिक कर देना। तो फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस MCQ माई आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ पर देखो, रिटर्न ऑफ इनकम रिवाइज करवा दिया, TDS का एक प्रोविजन रिवाइज करवा दिया, 234A और C भी रिवाइज करवा दिया। ओके, चलो अब एक MCQ GST पे हो जाए। बिल्कुल भैया, एक MCQ क्यों ना GST पे हो जाए। चलो, तो मिस्टर गुप्ता, पहले मैं ना ब्लू पेन ले लेता हूं। मिस्टर गुप्ता इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर कैरिंग ऑन हर बिजनेस इन मुंबई, हिज आएगा, मिस्टर गुप्ता का जेंडर चेंज हो गया, कैरिंग हिज बिजनेस इन मुंबई फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, his input GST and output GST ledgers shows the following balances। तो आउटपुट GST में देखो उसके पास IGST उसके कलेक्शंस कितने हुए 1,45,000, SGST और CGST के उसके कलेक्शंस कितने हुए 72,500 एंड 72,500 रिस्पेक्टिवली। फर्दर उसके पास इनपुट, मतलब उसके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना अवेलेबल था वो बोला है, तो IGST का 27,000 का ITC अवेलेबल था, CGST का 1,20,000 एंड SGST का 1,10,000, ठीक है। What shall be his applicable annual return and what amount of GST should be paid by him? ठीक है, पेड बाय हिम मतलब क्या, कितना कैश में भरना है उसको। अब 2 सवाल पूछे कि एनुअल रिटर्न कौन सा है और कितना GST उसको कैश में देना है। अब कितना GST कैश में देना है उसके लिए तो हमें ये क्रेडिट को सेट ऑफ करना पड़ेगा ना, उसके बाद पता चलेगा। एंड बट जो पहला सवाल है व्हाट शैल बी द एप्लीकेबल एनुअल रिटर्न, वो तो मैं अभी आंसर कर सकता हूं। मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द एप्लीकेबल एनुअल रिटर्न फॉर GST? GSTR 9, वेरी गुड। एंड ये GSTR 9 आपको कब भरना होता है? 31 दिसंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 का GSTR 9 बंदे को कब भरना है?
31 दिसंबर 2024 को भरना है। तो ये जवाब तो यहीं पर आ गया। अब व्हाट अमाउंट ऑफ जीएसटी शुड बी पेड बाय हिम। ओके, तो चलिए आईटीसी निकालते हैं इसका। तो पहले तो जितना आउटपुट लेजर्स में दिख रहा है मुझे, मैंने वो लिख दिया, दैट इज 1,45,000, 72,500, 72,500। अब जीएसटी के सेट ऑफ रूल्स क्या बोलते हैं? सबसे पहले आएगा आईजीएसटी और उसका सेट ऑफ होगा आईजीएसटी के साथ, और उसके बाद अगर आईजीएसटी में बचता है देन इट कैन बी सेट ऑफ अगेन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इन एनी ऑर्डर, एनी प्रपोर्शन। बट मेरा आईजीएसटी का क्रेडिट देखो कितना है, 27,000, और 1,45,000 तो मेरा आईजीएसटी का ही अमाउंट है। तो कहने से ये 27,000 तो पूरा इधर ही सेट ऑफ हो जाएगा, आईजीएसटी का क्रेडिट तो इधर ही खत्म हो गया। अगला सीजीएसटी। सीजीएसटी को गलती से भी एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ मत कर देना, मार्क्स कटेंगे। सीजीएसटी को सबसे पहले सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ करने का, उसके बाद बचता है तो आईजीएसटी के पास जाने का। तो अब सीजीएसटी का क्रेडिट उसके आउटपुट कलेक्शन से ज्यादा है, तो पहले तो ये 1,20,000 में से 72,500 तो सीजीएसटी के साथ चला जाएगा। तो यहां पर 72,500 गया, अब बचता कितना है 47,500। ये 47,500 किसके अगेंस्ट जाएगा? आईजीएसटी के अगेंस्ट जाएगा। ये देखो 1,20,000 के माइनस 72.5 के। और अब एसजीएसटी की बारी, उसका भी सेम चीज है, 1,10,000 तो उसका क्रेडिट है, 72,500 उसका आउटपुट लाइबिलिटी है। तो ये 1,10,000 में से वंस अगेन सेम चीज 72,500 तो मेरा एसजीएसटी के सामने जाएगा। तो 37,500 मेरा बचता है आफ्टर सेटिंग ऑफ एसजीएसटी अगेंस्ट एसजीएसटी। तो अब बचा हुआ एसजीएसटी किधर जाएगा? आईजीएसटी के पास 37,500। तो कहने से सीजीएसटी तो पूरा गया, एसजीएसटी तो पूरा गया, आईजीएसटी में कुछ बैलेंस बच रहा है, वो बैलेंस आपको कैसे पे करना है? कैश में पे करना है। तो 1,45,000 माइनस मेरा 27,000 जो मैंने आईजीएसटी का क्रेडिट सेट ऑफ किया, माइनस बैलेंस सीजीएसटी क्रेडिट जो सेट ऑफ हुआ 47,500, माइनस बैलेंस एसजीएसटी क्रेडिट जो मेरा सेट ऑफ हुआ 37,500। तो कहने से 33,000 मेरा निकल रहा है, एंड दिस पर्टिकुलर 33,000 आईजीएसटी इज पेबल इन कैश। मतलब दोनों सवाल के जवाब मिल गए। जीएसटीआर 31 दिसंबर 2024 तक भरना है और 33,000 आईजीएसटी कैश में भरना है। देखते हैं। मिस्टर गुप्ता शैल पे 33,000 आईजीएसटी इन कैश एंड ही शैल फाइल हिज जीएसटीआर 1 by 31 दिसंबर 2004। इसको 9 कर दो यार, जीएसटीआर 9 by 31 दिसंबर 2024। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। एंड दिस एमसीक्यू इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज ये है आपका अमेंडमेंट ऑन इनकम टैक्स सेक्शन 10(10)(d). इस पर यह सवाल मैंने बनाया है आप लोगों के लिए खास। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, 10(10)(d) का अमेंडमेंट ना मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में कवर करवा चुका हूं। तो भैया यहां पर नहीं करवाओगे, यहां पर मैं आपको एक बार कंडीशन क्विकली रिवाइज करवा दूंगा, बट इन डेप्थ हम लोग यहाँ पे नहीं जा पाएंगे। जैसे मैं 43BH में कैसे इन डेप्थ गया था, वैसे यहाँ पे नहीं जा पाऊंगा। अगर आपको इन डेप्थ पढ़ना है देन रेफर टू माई अनदर वीडियो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसमें मैंने अमेंडमेंट भी समझाया है एंड आपकी आईसीआई की आरटीवी में वहां से सवाल भी पूछा है, मैंने वो भी सॉल्व करवाया है, तो वो जाके आप देख लेना। यहाँ पर मैं आपको क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ। 10(10)(d) क्या है? सिंपल, इंश्योरेंस पॉलिसीज जब भी आपकी मैच्योर होती है तो आपका एनुअल प्रीमियम आपके कैपिटल सम अश्योर्ड के 10% से ऊपर अगर होता है देन इट इज टैक्सेबल ऑन, देन द मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑन दिस रिडेम्पशन आर टैक्सेबल और एल्स दे आर एग्जेम्प्ट। सेकेंडली, इसमें नया कंडीशन जुड़ा है, वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज अदर देन यूलिप्स एंड अदर देन अर्लियर एग्जेम्प्ट LIPs जियो 1 अप्रैल 2023 के बाद इश्यू हुई है और उनका एनुअल उन पॉलिसीज का मिला करके एनुअल प्रीमियम 5 लाख से ऊपर नहीं जा रहा है, वो पॉलिसीज की प्रोसीड्स आप मैच्योरिटी पे एग्जेम्प्ट क्लेम कर सकते हो। तो हमें दोनों कंडीशन यहाँ पे चेक करनी है। देखते हैं, चलो। मिस्टर डेल्टा फर्निशेस यू द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग हिज इंश्योरेंस पॉलिसीज। ठीक है, डेट ऑफ इश्यू यहाँ पे दी हुई है, पॉलिसी X 1 अप्रैल 2022 को और बाकी की 3 1 अप्रैल 2023 को। मतलब कहना है से 5 लाख की कंडीशन इन 3 पर अप्लाई होगी और इस पर सिर्फ 10% वाली कंडीशन अप्लाई होगी। एनुअल प्रीमियम 5.5 लाख, 1 लाख, 3.5 लाख, 6 लाख, सम अश्योर्ड 55 लाख, 10 लाख, 35 लाख, 60 लाख। अब अगर आप यहाँ पर देखो ना
तो सारी पॉलिसीज का एनुअल प्रीमियम उसके कैपिटल सम एश्योर्ड का एग्जैक्टली 10% है। मतलब कहना ही से पहली कंडीशन तो चारों पॉलिसीज चारों की चारों पॉलिसीज जो है वो फुलफिल कर रही है। तो देखो 10%, 10%, 10%, 10%, इतना तो मैंने आपको इतना तो अपेरेंट ही है। अब रिसीट्स यहां पर मुझे 62 लाख मिले हैं, यहां पर 12 लाख, यहां पे 40 लाख, यहां पे 70 लाख। Which of these shall be the taxable LIP for Mr. Delta for the AY 3435 as per the provisions of 1010D? मुझे एक बार बताओ, प्रीवियस ईयर 34-35 में कितनी पॉलिसीज मैच्योर हुई है? भैया ये 3, 1, 2 और 3। अब क्या 1 नवंबर 32 को जो पॉलिसी मैच्योर हुई है वो टैक्सेबल है? नहीं। क्यों टैक्सेबल नहीं है? क्योंकि ये तो 1 अप्रैल 2023 से पहले इश्यू हुई है। मतलब दिस इज एन मतलब इस पर तो हमें सिर्फ 10% वाला कंडीशन चेक करना है, जो फुलफिल हो रहा है, तो ये तो अपने आप एग्जेम्प्ट हो गया। ये 62 लाख अपने आप एग्जेम्प्ट हो गया। तो बचा अब ये 3 जो 1 नवंबर 33 को मैच्योर हुआ है। तो मैंने क्या बोला? 12 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 70 लाख रुपए। यस। तो यहां पर कौन सी वो 2 पॉलिसीज है? इन 3 में से कोई भी 2 पॉलिसीज पकड़ो जिनका एनुअल प्रीमियम जो है वो 5 लाख से ऊपर नहीं जा रहा है। तो आई थिंक पॉलिसी ए और सी तो नहीं होगा, बी और सी भी नहीं होगा, ए और सी हो सकता है। 1 लाख प्लस 3.5 लाख, ये कितना? 5 लाख हो गया। ये 5 लाख हो गया ना, ये 5 लाख हो गया ना। यस। तो ये ए और बी को भी मैं एग्जेम्प्ट मान सकता हूँ, एंड एक्स को भी एग्जेम्प्ट मान सकता हूँ। मतलब सी मेरे लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ये यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पे वर्किंग किया हुआ इसका। ए एंड बी कॉम्बिनेशन इस दोनों में वही निकल रहा है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? LIPC वुड ओनली बी टैक्सेबल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। चलिए MCQ नंबर 4। अब ये MCQ आपका रजिस्ट्रेशन अंडर GST पर बेस्ड है। चलो पढ़ते हैं इसे भी। मिस्टर मजनू भाई प्रोवाइड्स इंट्रास्टेट टैक्सेबल सर्विसेज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। वाह। Further, he is engaged in the supply of alcoholic liquor in the state of Nagaland. His turnover in Maharashtra is 21 lakhs and Nagaland is 20 lakhs. As a chartered accountant, what tax advice would you provide him regarding GST registration? भैया जब तो ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं ऐसे 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 कॉलर ऊपर करने का मन करता है, ऐसा कॉलर ऊपर करने का मन करता है। बट फिर याद आता है कि हमारा सीए क्लियर नहीं हुआ है अब तक, तो ऐसे फिर से कॉलर नीचे कर देते। चलो आएगा भाई, आपका भी दिन आएगा, हमारा भी दिन आएगा, हर किसी का दिन आएगा, मेहनत करते हैं। तो अब ना ध्यान से सुनना, पहले इस पर एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है रजिस्ट्रेशन की वो जान लेते हैं। वेदर इट इज 40 lakhs और 10 lakhs, क्योंकि नागालैंड भी है ना, स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, तो वहां पर तो 10 lakhs का रिड्यूस लिमिट अप्लाई होता है। तो मुझे एक बात बताओ, महाराष्ट्र पे 40 lakhs, नागालैंड पे 10 lakhs, नेट लिमिट क्या होगा? 10 lakhs होगा ना। रिड्यूस लिमिट 10 lakhs का अप्लाई हो जाना चाहिए। नहीं भैया, नागालैंड में वो सप्लाई क्या कर रहा है? ऐसा एक सप्लाई है जो जीएसटी के एम्बिट में ही नहीं आता है, अल्कोहलिक लिकर फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। तो जीएसटी की नजरिए से आप देखोगे तो कहना है से वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए लिमिट 10 लाख होगा, उसके लिए तो लिमिट 40 लाख होगा। ठीक है। तो अब मुझे दोनों, बट फॉर द पर्पसेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ माई एग्रीगेट टर्नओवर मुझे सारे ही ऐड करने पड़ेंगे। इवन दो एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख है, क्योंकि 10 लाख का नहीं हो सकता, क्योंकि वो लिकर सब अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ये सप्लाई कर रहे हैं। बट टर्नओवर जब हम कैलकुलेट करते हैं एग्रीगेट वाला, तो उसमें से टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, इंपोर्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट सप्लाई सब कुछ आ जाता है ना, सब कुछ आ जाता है उसमें। तो यहां पर तो मुझे दोनों फिगर्स ऐड करनी पड़ेगी। तो 21 lakhs प्लस 20 lakhs, दैट इज कहने से 41 lakhs इज द टोटल टर्नओवर। मतलब उसे रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा, बट क्या उसे रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में लेना पड़ेगा, नागालैंड में लेना पड़ेगा, या दोनों जगह लेना पड़ेगा? भैया उसे तो रजिस्ट्रेशन सिर्फ महाराष्ट्र में लेना पड़ेगा। क्यों सिर्फ महाराष्ट्र में? क्योंकि नागालैंड में तो वो वैसे भी एक ऐसा सप्लाई कर रहा है जो जीएसटी के एम्बिट में नहीं आता है, तो वो क्यों रजिस्ट्रेशन लेगा उसमें? समझ रहे हो? तो उससे रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा, बट सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में लेना पड़ेगा। ठीक है। इन नागालैंड ही इज नॉट फोर्स टू टेक अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। मिस्टर मजनू भाई इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन बोथ स्टेट्स। नहीं,
मिस्टर मजनूभाई इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन ओनली इन द स्टेट ऑफ नागालैंड, नहीं। मिस्टर मजनूभाई इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगले एमसीक्यू की ओर अब हम बढ़ते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट एमसीक्यू नंबर 5 है। अब इसमें भी ना बहुत अच्छी चीज है। यहां पर मैंने आपके 2 चैप्टर्स टेस्ट किए, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड क्लबिंग। आ जाओ। मिस्टर बबीता फर्निशेस यू, बबीता जी, तारक मेहता की याद आ गई। मिसेस बबीता फर्निशेस यू द फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग द इनकम एंड लॉसेस फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-24। अब ना सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाला कोई भी सवाल आपको सॉल्व करना हो, पहले से ही एक प्रैक्टिस मैं रखता था। पहले सारे इनकम ढूंढो क्वेश्चन में, कहाँ कहाँ पर इनकम हो रही है उसको। इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी 7 लाख, मैंने पहले इनकम लिख दी यहाँ पर, ठीक है, या आईजीएसटी नहीं आएगा अमाउंट। फिर करंट ईयर बिजनेस इनकम 40,000, बिजनेस इनकम ही मैंने पहले बिजनेस इनकम यहाँ पे लिख दी। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 20 लाख, मैंने यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लिख दिए। पहले इनकम लिख देने का और जगह छोड़ के रखने की। लॉस है, ये भी लॉस है, और ये तो डिडक्शन का अमाउंट है 28,000, तो मैंने एटीसी में यहाँ पे डिडक्शन प्रोवाइड कर दिया। फिर यहाँ पर ऐसे ही जीटीआई लिख दिया। अब तक पूरा ट्रीटमेंट हुआ नहीं है, पहले इनकम लिख दी एंड फिर एक सेपरेट नीचे कॉलम बना, एक सेपरेट मैंने लाइन आइटम करके डिडक्शन अंडर एटीसी 28,000 लिख दिया, ठीक है। तो इतनी चीजों का ट्रीटमेंट हो गया। फर्दर हिज हस्बैंड मिस्टर जेठालाल, भैया बबीता जी का हस्बैंड जेठालाल थोड़ी है, वो तो अय्यर है ना। आपकी खुशी के लिए मैंने जेठालाल लिखा है, मुझे पता है ना आप लोगों को कहाँ पे इंटरेस्ट आता है, तो मैं क्वेश्चन वैसे ही बनाता हूँ। यहाँ पे ध्यान दो। फर्दर हिज हस्बैंड मिस्टर जेठालाल वर्क्स एज एन एम्प्लॉय इन रिसर्च कंपनी वेयर मिसेस बबीता होल्ड्स 13% ऑफ द वोटिंग पावर एंड हर सिस्टर होल्ड्स 8% ऑफ द वोटिंग पावर। मैंने क्या बोला? क्लबिंग का प्रोविजन याद करो, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। जब भी आपके जो स्पाउस है वो खुद से या किसी और रिलेटिव के साथ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट उस एंटिटी में होल्ड कर रही है जिस एंटिटी में आप एक जॉब कर रहे हो एंड यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब, तो आप जो इनकम कमाओगे उस एंटिटी से वो आपके स्पाउस के हैंड्स में क्लब हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो रहा है, आप 13 + 8 करो, 21% आ रहा है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट कितना माना जाता है? 20% मिनिमम होना चाहिए, तो यहाँ पे सब्सटैंशियल इंटरेस्ट तो है। ही रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ 4 लाख फ्रॉम सच कंपनी, कौन? जेठालाल, एंड ही इज नॉट क्वालिफाइड फॉर सच जॉब। जेठालाल इज नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब एंड ही इज वर्किंग ऑन दैट एंटिटी और उसको रेम्यूनरेशन भी मिल रहा है। तो सीधी बात है, ये 4 लाख मिसेस बबीता के हैंड्स में क्लब होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 4 लाख इनकम फ्रॉम जेठालाल क्लब कर दिया, बट सैलरी इनकम है ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ करना मत भूलना भाई, स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ करना मत भूलना। तो नेट इनकम 3.5 लाख आएगा, ठीक है। व्हाट शैल बी द टोटल इनकम ऑफ मिसेस बबीता फॉर द PY 23-24। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज लिखना भूल गया हूं मैं, मिसेस बबीता के पास ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है। आई डोंट नो वो बैठा क्यों नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड। कितना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज? 9 लाख। तो वो उसका भी ट्रीटमेंट मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। ऐसे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो इसकी टोटल इनकम कितनी हुई? तो अब ना मैंने सारे इनकम्स लिख दी, डिडक्शन लिख दिए, ये अब मैं लॉसेस को 1 by 1 सेट ऑफ करूंगा। तो पहले ना मुझे 1 by 1 लॉस उठाना पड़ेगा। लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 2 लाख। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एक साल में आप मैक्सिमम किस हेड के साथ कर सकते हो? एनी हेड एंड वो मैक्सिमम लॉस कितना सेट ऑफ हो सकता है? 2 लाख रुपीज का सेट ऑफ हो सकता है। तो 2 लाख रुपीज का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, पहले तो मैंने इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, पहले डेफिनेटली मैंने इंट्रा हेड सेट ऑफ माना है, तो यहाँ पर 2 लाख का लॉस मैंने यहाँ पे सेट ऑफ कर दिया। तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो गया खत्म, सॉरी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो गया खत्म। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस तो मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स दोनों के सामने सेट ऑफ कर सकता हूं। तो ये 30 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस मैंने पहले तो LTCG के सामने सेट ऑफ किया, दैट इज 20 लाख। बैलेंस 10 लाख मुझे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस 50,000। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम के सामने आप सेट ऑफ कर सकते हो, तो ये भी मुझे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। सारी चीजों का ट्रीटमेंट हो चुका है एंड मेरा टोटल इनकम यहाँ पर क्या हुआ देखो, 7 में से 2 गया तो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम 5 लाख रुपीज, बिजनेस इनकम 40 लाख, LTCG तो खत्म हो गया, IFOS 9 लाख और क्लब्ड इनकम 3.5 लाख। तो टोटल GTI मेरा कितना हो गया?
मेरा टोटल GTI होगा 14,40,000, उसमें से मैंने डिडक्शन क्लेम कर ली 28,000 की, तो मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई मिसेस बबीता की 14,12,000। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एंड नाउ द लास्ट MCQ फॉर द डे गाइस, लास्ट MCQ, कम ऑन। ये आपके टाइम ऑफ सप्लाई पर बेस्ड है, टाइम ऑफ सप्लाई पर, ठीक है। चलो, Mr. Sarfaraz has provided services on which GST is payable directly by the recipient to the government। मतलब कहने से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स भरना है। The invoice was raised on the date of service provided, that is 5th April 2023। तो invoice raising date 5 अप्रैल। Advance payment has been made by the recipient regarding the same 3 days before providing the service। मतलब देखो डेट ऑफ इनवॉइस क्या है 5th अप्रैल, डेट ऑफ एडवांस पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट क्या है 5th अप्रैल से 3 दिन माइनस करो, 4 अप्रैल, 3 अप्रैल, 2 अप्रैल। मिस्टर सरफराज जनरली मेंटेन्स अ रजिस्टर एंड क्वार्टरली द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेड। तो डेट ऑफ अकाउंटिंग एंट्री, तो डेट ऑफ अकाउंट्स क्या हो गया क्वार्टरली, अप्रैल मई जून, मतलब 30 जून को एंट्री होगी। व्हाट शैल बी द टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस केस, कहने से इन तीनों से जो भी अर्लीस्ट होगा, दैट इज डेट ऑफ पेमेंट, 2 अप्रैल वुड बी द डेट ऑफ your 2 April would be the time of your supply. So 2nd April 2023 is the right answer. With this, we have completed a comprehensive revision, a comprehensive MCQ practice of CA Inter Income Tax and GST. I hope you all like the video. For more such videos, please stay tuned and keep showing your support. All the best guys and keep studying.